हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एरर डिटेक्शन के और कुछ सवाल करेंगे। 250 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और एक बहुत बड़ा चंक जो है हमारे ग्रामर के रूल्स का वो इन 250 क्वेश्चन से रिवाइज हो चुका है। इस वीडियो में हम 251 से कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके रूल्स हम ऑलरेडी 250 में कवर कर चुके हैं और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, तो इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 से सवाल है, इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी ग्रेग एंड मी वर्क्स ऑन माई शॉर्ट गेम विथ अ बेसबॉल ग्लव। ठीक है, लिखा हुआ है इन प्रैक्टिस राउंड्स, इन प्रेपोजिशन, राउंड्स उसका ऑब्जेक्ट। इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी नाम है जिसका ग्रेग, एंड मी वर्क्स ऑन माई शॉर्ट गेम विथ अ बेसबॉल ग्लव। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, शॉर्ट गेम। विथ क्या है, प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, बेसबॉल ग्लव। ठीक है, ग्लव नाउन इसका ऑब्जेक्ट होगा, बेसबॉल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमारे लिए जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो समझना क्या है। देखो, ये तो प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारे लिए काम का नहीं है, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, हमारे काम का नहीं है। प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, हमारे काम का नहीं है। तो जो भी एरर है वो तो इतने ही पोर्शन में है ना कि माई केडी ग्रेग एंड मी वर्क्स। अब समझ लेते हैं यहाँ क्या एरर हो सकता है। यहाँ पे दो लोगों के बारे में बोला गया है, एक का नाम ग्रेग है और दूसरा मैं खुद हूं, और मैं लिख रहा हूं ग्रेग एंड मी वर्क्स। अब समझना, एंड यहां क्या कर रहा है, एंड यहां पे दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। कौन कौन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेग है और मी है। मी है तो सब्जेक्ट है क्या, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आई नॉमिनेटिव केस होता है, जिसका मतलब है आई सब्जेक्ट का फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम इसी को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदल दें तो ये मी हो जाता है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। मुझे यहां जरूरत थी एक सब्जेक्ट की, क्योंकि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट हुए। इसका मतलब ग्रेग भी सब्जेक्ट और मी भी सब्जेक्ट है, तो भैया मी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मी ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। अगर आप सब्जेक्ट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आई लिखो, जिसका मतलब है एरर कहां पर है, एरर है माई कैडी ग्रेग एंड आई होगा। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अब आगे अगर हम लोग देखें तो वर्क्स लिखा हुआ है। वर्क्स वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, जिसका मतलब है ये सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। ये रूल हमने पढ़ा है सिंटेक्स में कि जब भी किसी दो सब्जेक्ट को एंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो भाई साहब, अगर वर्ब प्लूरल होगा तो फिर वर्क्स कैसे होगा, क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। जिसका मतलब है एरर यहाँ पे एक ही पार्ट में पर दो एरर है। पहला एरर ये है कि हम मी को हटा के आई करेंगे, और दूसरा एरर ये है कि वर्क्स को हटा के वर्क करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ रहा हूं। लिखा है, नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम रोहन एंड शिल्पा हैड हर्ड मोहन टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस दैट नाइट। लिखा हुआ है नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम रोहन एंड शिल्पा, मतलब रोहन और शिल्पा को छोड़कर उनमें से किसी ने भी नहीं सुना है हैड हर्ड मोहन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, हैड के बाद हमेशा V3 होता है, इसलिए यहाँ पे हर्ड लिखा है। अच्छा, हैड देख के एक और चीज पता चल रहा है कि सेंटेंस का टोन जो है वो पास्ट का है। लिखा है हैड हर्ड मोहन टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस दैट नाइट। अच्छा, यहाँ पे दैट नाइट क्या बता रहा है, आज की रात की बात हो रही है कि किसी बीते हुए वक्त की रात की बात हो रही है। ऑब्वियसली ये पास्ट के किसी रात की बात कर रहा है, जिसका मतलब है इस दैट नाइट को देख के और यहाँ पर हर्ड को देख के हम ये बात निश्चित कर सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट की घटना को एलाबोरेट कर रहा है। ये पूरी की पूरी घटना पास्ट में हुई है। अगर पूरी की पूरी घटना पास्ट में हुई है तो यहाँ लिखा हुआ था अबाउट व्हाट हैपेंस लास्ट नाइट। हैपेंस तो वाई वर्ब का पांचवा फॉर्म, ये तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। दूसरा, हम लोग जब भी किसी सेंटेंस में V1 या V5 यूज करते हैं तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल किया जाता है हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, जिसका मतलब है ऐसा कोई काम जो किसी की आदत हो, जो वो रोज करता हो। तो अब बताओ, जब हैपेंस देख के हमें यह अंदाजा लगाना है कि काम रोज होता है, तो फिर यहां दैट नाइट क्यों लिखा। इसका मतलब तो यह है कि घटना एक ही रात को हुई है, उसी रात को केवल हुई है। अगर उसी रात को हुई है तो हैबिचुअल एक्शन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हैपेंस तो डेफिनेटली एरर है हैपेंस में। ठीक है, सुधारेंगे कैसे, सुधारने के लिए आपको हिंट दिया हुआ है, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, यहाँ पे दैट नाइट लिखा हुआ है, मतलब पास्ट कराना चाह रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे, हैपेंस को हटाओगे, यहाँ पे हैपेंड कर दोगे, V2 कर देंगे, पास्ट हो जाएगा। 253 लिखा है, डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स इज नॉट पिकी अबाउट होस्ट्स। लिखा हुआ है जो पैरासाइट्स बीमारियां फैलाते हैं ना, वो ऐसे अपने होस्ट को, मतलब किसके शरीर में वो जाएंगे वो चुनते नहीं है, वो जो उनके कांटेक्ट में आएगा वो उनके शरीर में चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स। अब देखो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बस लिखा हुआ है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैरासाइट्स है।
अब मैं बोलूंगा कि कैसा पैरासाइट है, तो आप बोलोगे डिजीज कैरिंग पैरासाइट है। इसका मतलब ये पर्टिकुलरली इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये डिजीज कैरिंग जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हम ये समझते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। इसका मतलब ये पैरासाइट्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर पैरासाइट्स हमारा सब्जेक्ट है तो देख के ही पता चल रहा है ये तो प्लूरल नंबर में है। अगर ये प्लूरल नंबर में है तो जो वर्ब हम लोग इसके लिए यूज करेंगे वो भी प्लूरल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इज प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है? भाई साहब ये सिंगुलर होता है। प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, आर लगा देंगे, तो यहाँ पे इज को हटा के इसकी जगह पे आर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे 254 पे, लिखा है आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट ऑन सम होमवर्क सेट द प्रोफेसर एंग्रीली। पिछले वीडियो में मैंने ऐसे कई सवाल आपको बताए थे, आपको याद होगा उसके भी पहले वाले वीडियो में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम होता है कॉजेटिव वर्ब्स। याद आ रहा है क्या? अगर आप लगातार वीडियो एकदम क्रोनोलॉजिकली देख रहे हो तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। इसलिए मैंने बोला वीडियो की शुरुआत में कि 250 जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं उसमें बहुत बड़ा चंक हमारा रिवाइज हो गया है ग्रामर का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट। क्या आपको याद है, इस वाले स्लाइड से मैंने आपको समझाया था, मैं बार बार सेम स्लाइड लगाता हूं ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। क्या याद है कि पॉजिटिव वर्ब 5 होते हैं? गेट होता है, हैव होता है, मेक होता है, लेट होता है, हेल्प होता है। इनके साथ 2 रूल आएंगे। पहला ये कि अगर हम कहीं पे गेट और हैव का यूज करें तो इसके बाद नॉन फाइनाइट के जगह पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा, विच मीन्स V3 इस्तेमाल होगा। जबकि अगर हम कहीं पे मेक लिखते हैं, कहीं पे लेट लिखते हैं, कहीं पे हेल्प लिखते हैं, तो इसके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? इसके साथ हमेशा इस्तेमाल होता है आपके बेस फॉर्म का, राइट, जिसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं, मतलब सिंपली V1 का इस्तेमाल होता है। सो गेट और हैव के बाद अगर हमें कोई नॉन फाइनाइट लगाना हुआ तो हमेशा V3 लगेगा, जबकि मेक के बाद, लेट के बाद, हेल्प के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है। आ जाओ सवाल पे वापस। क्या लिखा हुआ था, आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट ऑन। हमारा मेन वर्ब कौन है? गेट है। स्टार्ट क्या है? नॉन फाइनाइट है। इसका मतलब ये वाला गलत लिखा है, गेट के बाद V3 होता है तो होना क्या चाहिए था? स्टार्टेड। देख लो यहाँ पे बताया था गेट के बाद क्या होता है? V3 होता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड ऑन सम होमवर्क। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर डी। 255, he spent a great deal of time writing on his legal pad and aggressive underlining whatever he was writing। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आराम से इत्मीनान से समझेंगे। पहले लिखा हुआ he spent a great deal of time, तो ही यहाँ का सब्जेक्ट है, spent यहाँ का वर्ब है, a great deal of times बता रहा है कि वो किस में खर्च करता है अपना समय। तो ये बहुत बड़ा समय जो है, बहुत बड़ी मात्रा में जो समय है वो किस में खर्च करता है? ये 2 चीजों में खर्च कर रहा है। पहला है, मैं थोड़ा इंक चेंज कर रहा हूं ताकि मैं हाईलाइट कर पाऊं उसको, राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड। ठीक है, तो ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम के साथ 2 चीजों को जोड़ा जा रहा है। वो बहुत ज्यादा समय खर्च करता है, किस में करता है? सबसे पहले राइटिंग में। ठीक है, किस में खर्च करता है? राइटिंग में। किस में लिखता है वो? लीगल पैड पे। सो राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड, एक तो खर्च इसमें करता है। दूसरा, एग्रेसिव अंडरलाइनिंग व्हाटएवर ही वाज राइटिंग, और दूसरा किस में खर्च करता है? अंडरलाइन करने में। अंडरलाइन किसे करता है? व्हाटएवर ही वाज राइटिंग, वो जो भी लिख रहा था उसमें वो बहुत ज्यादा अंडरलाइन करता है, उसमें वो खर्च करता है। तो यहां पे हमने क्या समझा कि ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम के बाद 2 क्लॉजेस थे। पहला क्लॉज था, मतलब कंप्लीट सेंटेंस था, ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस था, ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम अंडरलाइनिंग व्हाटएवर ही वाज राइटिंग। मतलब पहला जो समय है वो उसका बीतता है लिखने में, दूसरा जो समय है वो उसका बीतता है उसको अंडरलाइन करने में। क्लियर है यहां तक बात? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो एंड कंजंक्शन है ना, ये 2 जेरेंड से बने पार्ट को आपस में जोड़ रहा है। कौन कौन से पार्ट को? एक तो है राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड और दूसरा है अंडरलाइनिंग व्हाटएवर ही वाज राइटिंग। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे वॉज क्यों आया? क्योंकि पास्ट टेंस था। देखो यहाँ पे स्पेंड नहीं लिखा हुआ था, स्पेंड का V2 स्पेंट लिखा हुआ था, तो सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में है, ये पहले की घटना है। इसका मतलब ये चीजें तो हमारी क्लियर हो गई अब कि राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड और अंडरलाइनिंग व्हाटएवर ही वाज राइटिंग। यहां कोई एरर नहीं है। गड़बड़ कहां है, क्यों समझना जरूरी था इस बात को कि ये एग्रेसिव जो वर्ड है ये सेंटेंस में आया क्यों? ये समझाने के लिए मुझे पूरा सेंटेंस खोलना पड़ा।
अब समझना ये एग्रेसिव आया क्यों है और होता क्या है। देखो, अगर मैं केवल एग्रेसिव आपसे पूछूं कि क्या होता है तो आप मुझे बोलेंगे कि सर एडजेक्टिव होता है। कैसे पता चलेगा? मैं बार बार सिखाता हूं, 2 वर्ड का फ्रेज बना दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत इज एन एग्रेसिव बैट्समैन, वो बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है। तो बैट्समैन नाउन हुआ, कैसा बैट्समैन है? एग्रेसिव है, क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अच्छा, एग्रेसिव अगर एडजेक्टिव है तो ये तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आना चाहिए, बाय डेफिनेशन हमें ये बात पता है। सेंटेंस में रोल समझते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ था कि वो बहुत समय व्यतीत करता है लीगल पैड में लिखने में और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अंडरलाइन करने में। इसका मतलब ये जो एग्रेसिव टर्म आया है ये ही प्रोनाउन के लिए नहीं आया, बल्कि ये मैनर बता रहा है, ये तरीका बता रहा है कि वो अंडरलाइन कैसे कर रहा था। इसका मतलब एग्रेसिव टर्म इस सेंटेंस में किसे मॉडिफाई कर रहा है? वो मॉडिफाई कर रहा है अंडरलाइन टर्म को। अंडरलाइन क्या था? वर्ब था, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा आईएनजी है। आप इसको जेरंड भी बोल सकते हैं, हाफ वर्ब तो फिर भी है। इसका ये मतलब है कि ये जो एग्रेसिव टर्म आया है ये किसी नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं आया, बल्कि एक वर्ब के लिए आया है। जब कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के लिए आए, इसका मतलब हमें उसे एडवर्ब बनाना पड़ेगा। अब हम एडवर्ब कैसे बनाते हैं? एलवाई रूल बहुत बार पढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि एग्रेसिव नहीं होगा, हम उसके आगे एलवाई लगा के एग्रेसिवली कर लेंगे। तो इस पूरे सवाल में आपको सिर्फ ये बात समझनी थी कि एग्रेसिव आ किसके लिए रहा है। जब आप ये बात समझ जाओगे कि एग्रेसिव अंडरलाइन के लिए आ रहा है, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। अंडरलाइन वर्ब है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा, तो एग्रेसिव नहीं होगा, एग्रेसिवली होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये सवाल भी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रेसिव की जगह पे एग्रेसिवली। 256 लिखा हुआ है कि रेजिंग टेम्परेचर्स इन द स्प्रिंग टाइम सिग्नल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कम अलाइव। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना स्प्रिंग के वक्त पे, इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट ये स्प्रिंग टाइम है, ये सिग्नल करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को कि अब फिर से खिल जाओ, टू कम अलाइव। ठीक है, सिग्नल प्लांट्स एंड एनिमल्स, टू के बाद V1 होता है, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। टेम्परेचर्स प्लूरल था, उसके लिए V1 सिग्नल आया है। ठीक है, ये प्लूरल तो ये प्लूरल, यहां तक कोई एरर नहीं है। एरर है कहां पर? ये शायद मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। क्या मैंने आपको राइज और रेज का डिफरेंस बताया था? अब मैं श्योर नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया, क्योंकि यूट्यूब और ये पैरेलल चलता है तो याद नहीं रहता किसमें क्या पढ़ाया था। ठीक है, पर शायद मैंने किसी वीडियो में राइज और रेज पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, मैं दोबारा पढ़ा दे रहा हूं। सुन, राइज और रेज में बहुत बार एसएससी सवाल पूछेगी, दोनों बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इत्मीनान से पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, राइज क्या होता है? राइज का हिंदी मतलब होता है उठना। ठीक है, किसी चीज का खुद ब खुद ऊपर जाना। डेफिनेशन है टू मूव अपवर्ड और इंक्रीज बाय इटसेल्फ। ये बहुत जरूरी पार्ट है। बाय इटसेल्फ का मतलब है कि इसमें कोई एजेंट नहीं है, वो खुद ब खुद अगर चीजें बेहतर हो, खुद ब खुद अगर चीजें ऊपर जाएं तो उन्हें राइज कहा जाता है। ठीक है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव का मतलब है इसके इमीडिएट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि अगर आप सेंटेंस को लंबा करना चाहते हो तो एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब राइज इंट्रांजिटिव है, इसमें कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसके फॉर्म कैसे चलते हैं? कंजुगेशंस क्या है इसके? राइज V1 होगा, रोज V2 होगा, राइजन V3 होगा। राइज, रोज, राइजन, ऐसे करके चलता है। एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आपको यहां से दो बातें समझनी है। पहला, सन खुद ब खुद ऊपर जा रहा है तो इटसेल्फ वाला एंगल है इसमें। दूसरा, आप देख रहे हो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या? द सन सब्जेक्ट है, राइजेस वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द ईस्ट उसका ऑब्जेक्ट है। ये द ईस्ट इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइजेस वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली, प्राइसेस हैव राइजन शार्पली दिस मंथ। प्राइसेस सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, राइजन मेन वर्ब है, शार्पली एडवर्ब है, दिस मंथ एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका ऑब्जेक्ट कहां है? कहीं नहीं। आप और एग्जांपल्स देखते जाओगे आगे, आपको और बेहतर से चीजें समझ आती जाएंगी कि राइज इंट्रांजिटिव होता है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये खुद ब खुद चीजें जब बढ़ने लगती हैं तो उनको राइज कहा जाता है। अब इसी का भाई है रेज। इसमें क्या है? रेज का मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग और कॉज समथिंग टू इंक्रीज। किसी चीज को उठाना या किसी चीज के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होना, उसको रेज कहा जाता है। तो बेसिकली जब आपको सेंटेंस में ये फील हो कि किसी एजेंट की जरूरत है किसी चीज को उठाने के लिए, तो वैसे केस में आप वहां पे रेज का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसका मतलब है आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या रेज कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन सा नाउन या प्रोनाउन इसके बाद आया है। इस रेज और राइज के अंतर को ना पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका ये होता है कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया है क्या। अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर राइज लिखना है तो उसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, जबकि रेज लिखना है तो उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन मोर ऑफन देन नॉट आपको मिल जाएगा, जो कि उसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फॉर्म कैसे चलता है? रेज, रेस्ड, रेस्ड। राइज का कैसे चल रहा था? राइज, रोज, राइजन।
फॉर्म इसका चलता है रेज का, रेज, रेज्ड और रेज्ड। एग्जाम्पल क्या होगा, ही रेज्ड हिज हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, उसने अपना हाथ उठाया एक सवाल पूछने के लिए। क्या उठाया भैया, हाथ उठाया, जिसका मतलब है रेज्ड का ऑब्जेक्ट कौन होगा, हिज हैंड होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 110% आ रहा है। आगे लिखा हुआ है द कंपनी रेज्ड सैलरीज फॉर ऑल एम्प्लॉइज। कंपनी ने सबकी सैलरी बढ़ा दिया। देखो एजेंट है या नहीं है, किसने बढ़ाई, कंपनी ने बढ़ाई। क्या बढ़ाया, सैलरी बढ़ाया। इसका मतलब ये है रेज के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था तो सैलरीज इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दे आर ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर चैरिटी। क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, फंड जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका मतलब है अगर रेज है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, राइज है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सवाल पे वापस आते हैं। लिखा है कि रेजिंग टेम्परेचर्स इन द स्प्रिंग टाइम। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है स्प्रिंग टाइम में, भैया बढ़ रहा है तो कोई बढ़ा रहा है या खुद ब खुद बढ़ रहा है, ऑब्वियसली खुद ब खुद बढ़ रहा है। तो रेजिंग टेम्परेचर थोड़ी होगा, क्या होना चाहिए, राइजिंग टेम्परेचर। जिसका मतलब है आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजिंग टेम्परेचर इन द स्प्रिंग टाइम। जो टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ रहा है स्प्रिंग टाइम पे, इसमें तो किसी एजेंट की जरूरत है नहीं, वो सिग्नल कर रहा है एनिमल्स को टू कम अलाइव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। 257, हैव यू एवर गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप वियरिंग अ पेयर ऑफ साइक्लिंग शॉर्ट्स। लिखा है हैव यू एवर गॉन इनटू। अच्छा, हैव सब्जेक्ट क्या था, चूंकि इंट्रोगेटिव था तो पहले वर्ब आया बाद में सब्जेक्ट आया, पहले वर्ब है बाद में सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब था। हैज, हैव और हैड मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये अपने बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं जब इनको ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो क्या होगा, हैव, हैव के बाद इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, गॉन। V3, यहां भी कोई एरर नहीं है। गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप, किसी शॉप के अंदर जाना इनटू कहलाएगा तो प्रीपोजिशन भी ठीक है। हाई स्ट्रीट शॉप मतलब बड़ी सी दुकान। वियरिंग अ पेयर ऑफ साइक्लिंग शॉर्ट्स, जिसका मतलब है आप क्या पहन के जा रहे हो, आप एक साइक्लिंग शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो। यहां पे भी कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा, नो एरर, कहीं कोई एरर नहीं मिला हमें। 258, मोस्ट इंप्रेसिव वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 FPS ऑन क्राइसिस। लिखा है सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव है वो था रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 fps क्राइसिस पे। ठीक है, देखो क्या है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो बना नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बना पाएंगे, इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि आधे लोग इस बात से कंफ्यूज रहेंगे कि ये नो एरर है, आधे लोग इस बात से कंफ्यूज रहेंगे कि यहां मोस्ट है तो उसके पहले द लगा देंगे। इसमें यहां पे द नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते द मोस्ट इंप्रेसिव, आपको फिर एक नाउन लगाना पड़ेगा, द मोस्ट इंप्रेसिंग थिंग। जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो जिसमें आपने नाउन गायब कर दिया और चीजें अंडरस्टूड हो गई, तो उसको आप मोस्ट इंप्रेसिव या मोस्ट इंटेलिजेंट ऐसे करके लिखते हो। द मोस्ट इंप्रेसिव या द मोस्ट इंटेलिजेंट लिखने के लिए आपको फिर नाउन बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिज प्रेजेंस, सबसे जरूरी उसका मौजूद रहना है। यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसमें द लगाना चाहता हूं फिर मुझे लिखना पड़ेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज प्रेजेंस। मैं यहां नाउन लगाऊंगा तो फिर मैं इसको सुपरलेटिव वाला एंगल देके यहां द लगाऊंगा। आप समझ पा रहे होगे, इसका मतलब यहां पे द नहीं लगेगा, ये तो एरर नहीं है। तो फिर एरर है कहां, ये इसका थोड़ा सा मैंने एक हिंट पिछले वीडियो में दिया था जहां पे मैंने आपको ये बोला था कि अगर कहीं पे होल मिल जाए तो उसके आगे द लगा देना, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है या अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। अब जरा सेंटेंस फिर से पढ़ो, मैंने हिंट कर दिया, आप सेंटेंस फिर से पढ़ो और अंदाजा लगाओ क्या इसमें कोई ऐसी चीज लिखी है जिसको देख के ऐसा फील हो कि या तो कंप्लीट है अपने आप में या तो फिर अपने आप में सुपरलेटिव है। मुझे दिख रहा है, कहां है, लिखा है मोस्ट इंप्रेसिव वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। रिकॉर्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो रिकॉर्ड कभी नहीं बना था उसको तोड़ दिया गया, मतलब अब तो सबसे टॉप पे वही है। सुपरलेटिव का एंगल है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या, इसके पहले आर्टिकल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा, द लगेगा। तो क्या होगा, मोस्ट इंप्रेसिव वॉज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6। जैसा मैंने बोला ये एग्जाम में नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि एग्जाम में दिमाग उतना काम नहीं करता है। ठीक है, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का रूल लगा के इस क्वेश्चन को बनाया गया है। जिसने बनाया है बहुत तगड़ा सवाल बनाया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मेरे से, मैं दोबारा बता दूंगा और एग्जाम्पल्स देके। 259 में है, आई बिगैन विथ राइटिंग 1 a week एंड नाउ आई डू सो एवरी डे।
लिखा हुआ है कि मैंने शुरू किया था हफ्ते में एक बार लिखने का की प्रैक्टिस, मतलब ऐसे शुरू किया था कि मैं हफ्ते में एक बार लिखूंगा, लेकिन अब मैं रोज लिखता हूं। तो क्या लिखा हुआ है कि आई बिगैन विथ राइटिंग वन अ वीक। वन अ वीक नहीं होता, अगर आप हफ्ते में कुछ करते हैं तो उसे वंस अ वीक कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों वाला एरर है, ठीक है। वंस अ वीक मतलब होता है हफ्ते में एक बार, तो वन अ वीक कुछ नहीं होगा, वंस अ वीक होगा। अंडरस्टैंडिंग का एरर। 260 द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। लिखा हुआ है जो रिसेंट जो डिस्कवरीज हुए हैं, ध्यान देना डिस्कवरीज यहां का सब्जेक्ट है और ये प्लूरल में है। तो अगर ये प्लूरल में है तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। तो देखो हैव यहाँ पे प्लूरल है या नहीं है, बिल्कुल प्लूरल है, कोई एरर नहीं है। हैव के बाद V3 होता है, V3 होता है, तो यहाँ पे V3 के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, राइजन लिखा हुआ है। फिर से लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको फॉर्म कैसे चलता है, कंजुगेशन कैसे चलता है। राइज, रोज और राइजन। रेज का कैसे चलता है, रेज, रेज्ड, रेज्ड, ठीक है। होप्स, अबाउट, प्रीपोजिशन, पॉसिबल एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस यहाँ का ऑब्जेक्ट है अबाउट का, पॉसिबल वहां का एडजेक्टिव है, ठीक है। एक बार अगर बात निकली है तो ये भी दिखा दूं कि ये इंट्रांजिटिव होता है और ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कहीं कोई एरर मिल नहीं रहा। हो सकता है कि ये राइजन वर्ड गलत, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्या यहाँ किसी एजेंट की बात हुई है, देखते हैं। लिखा हुआ है द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स, कि हाल में जो डिस्कवरीज हुई है ना, उन्होंने उम्मीद बढ़ा दी है, उन्होंने उम्मीद बढ़ा दी है। क्या उम्मीद खुद ब खुद बढ़ गई है या उम्मीद को बढ़ाया गया है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उम्मीद को बढ़ाया गया है, किसके द्वारा, डिस्कवरीज के द्वारा। तो वहां क्या लिखा हुआ था कि जो चीज बाय इटसेल्फ हो, जो चीज खुद ब खुद हो, वहां पे राइज लगता है। जिस चीज में आपको ये पता चल जाए कि किसी एजेंट के द्वारा काम किया जा रहा है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है, वहां पे रेज लगता है। अभी जस्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि उम्मीदें खुद ब खुद नहीं बढ़ी, डिस्कवरीज ने बढ़ाई है, जिसका मतलब है यहां पे राइज का एंगल नहीं दिख रहा मुझे, मुझे यहां पे रेज का एंगल दिख रहा है, चीजों को बढ़ाया गया है, जिसका ये मतलब है कि रेज नहीं होगा, सॉरी राइज नहीं होगा, रेज होगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था, हैव के बाद क्या लगता है, V3, तो हम भी क्या यूज करेंगे, V3, तो आंसर क्या होना चाहिए, रेज्ड। तो एरर इसमें क्या है, एरर है यहाँ पे राइजन नहीं होगा, इसके जगह पे रेज्ड होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है। 261 पे बढ़ेंगे। लिखा है कि एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रीक्स ऑफ करप्शन। लिखा हुआ है कि एंड इट सब्जेक्ट है यहाँ का, जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, अवॉर्डेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ठीक है, विच मीन्स पास्ट है। तो लिखा हुआ है कि एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट। लिखा हुआ है कि इसने हाल ही में $1 million कॉन्ट्रैक्ट दिया है दैट रीक्स ऑफ करप्शन। देखो रीक का मतलब होता है किसी चीज से बदबू आना, ठीक है, किसी चीज का बैड स्मेल आना, उसको रीक कहते हैं। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि उसने हाल ही में $1 million का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिससे मतलब इस पूरे एक्ट से करप्शन की बदबू आ रही है। बहुत बार हम लोग फिल्मों में भी सुनते हैं ना कि तुमसे एक मर्डर की बदबू आ रही है या तुमसे करप्शन की बदबू आ रही है, वही वाला सेंस है यहाँ पे, रीक्स ऑफ करप्शन। एरर कहां पर है, देखो एसएससी ने आंसर किया था नो एरर, ठीक है, पर मेरे हिसाब से एरर है। कहां एरर है मैं बताता हूं। लिखा हुआ है कि एंड इट जस्ट रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली का मतलब होता है कोई काम हाल फिलहाल में किया गया। ये रूल मैंने भी टेंस में पढ़ाया है, आपने भी टेंस में पढ़ा होगा कि जब कोई काम हाल फिलहाल में किया जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। यहां पे अवॉर्डेड लिखा हुआ है V2 यूज करके, जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है। अब सवाल यह है कि यह सही है कि गलत। चलो एक बार मान लिया एसएससी का आंसर कि यह सही है। अगर यह सही है तो फिर यहां पे रीक्स क्या कर रहा है, क्योंकि रीक्स तो वर्ब का 5वां फॉर्म है, समझ पा रहे हो ना, ये रीक्स जो है वर्ब का 5वां फॉर्म है। इसका मतलब यहां पे ये प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो ये वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये वाला पास्ट टेंस है तो ये वाला भी पास्ट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर दैट लगा के ये तो रिलेटिव क्लॉज है, बिल्कुल रिलेटिव क्लॉज है, पर आप ये समझो कि टाइमलाइन तो सेम ही है कि हाल फिलहाल में उसने $1 million कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिससे करप्शन की बदबू आ रही है। तो $1 million कॉन्ट्रैक्ट 10 साल पहले दिया, करप्शन की बदबू अब आ रही है, ऐसा थोड़ी है। यहां तो क्लियरली लिखा हुआ है कि रिसेंटली उसने दिया है, तो बदबू भी अभी आ रही है। इसका मतलब ये तो टाइमलाइन बिल्कुल सिमिलर है। अगर ये टाइमलाइन बिल्कुल सिमिलर है तो दोनों का सेम टेंस में रहना जरूरी है। अब या तो आप यहां पे रीक्ड कर दो, लेकिन फिर भी एरर होगा क्योंकि जस्ट रिसेंटली एक प्रेजेंट परफेक्ट का क्लॉज बनाएगा, विच मीन्स एक ही तरीका है सुधारने का कि अवॉर्डेड मत करो,
इट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड कर दो, क्या कर दो इसे, इट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड। इससे फायदा क्या हुआ, पहला जस्ट रिसेंटली के साथ प्रेजेंट आता है, वो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा ये प्रेजेंट टेंस में था, ये सेटिस्फाई हो गया। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्यों आंसर है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जहां तक मेरा अंदाजा है आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि आपने भी वही रूल पढ़ा है, वही किताबें पढ़ी है जो मैंने पढ़ी, ठीक है, उसमें यही दिया हुआ। एसएससी पता नहीं आंसर नो एरर क्यों मार्क किया इसने एसएससी में। 262 पे पढ़ेंगे, लिखा है कि टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज एंड जेलसी यू वुड हैव किल्ड मी योर ब्रदर। लिखा हुआ है कि आज अपने गुस्से में तुमने अपने भाई को मार दिया होता, मतलब तुमने मुझे मार दिया होता अपने भाई को। तो लिखा है कि टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज एंड जेलसी यू वुड हैव, यहां पे वुड हैव का इस्तेमाल क्या बता रहा है, वुड हैव का इस्तेमाल बता रहा है कि यह घटना हुई नहीं है, आप एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो जो पास्ट की पॉसिबिलिटी थी, विच मींस उस वक्त पे तुमने मुझे मार दिया होता, ये वाला सेंस है, ठीक है। थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर लिया है, जिसका मतलब है ये एक क्या टर्म था, मैं वो टर्म भूल रहा हूं, एनीवेज हाँ, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो हुई नहीं और पास्ट में हुई है, इस वजह से यहाँ पे वुड हैव का इस्तेमाल किया गया है। वुड हैव के बाद कौन सा वर्ब लगता है, थ्री लगता है, इसलिए यहाँ पे किल्ड है, तो यहाँ तो कोई एरर नहीं, ठीक है। हाँ, वो मुझे टर्म याद आ गया, हाइपोथेटिकल, मैंने पढ़ाया भी है आपको। हाइपोथेटिकल का मतलब है ऐसी कोई चीज जो कि हुई नहीं है, बस अंदाजा लगा रहे। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि तुमने मुझे मार दिया होता, मारा नहीं, मार दिया होता, और पास्ट की बात है, इसलिए वहां पे वुड हैव का इस्तेमाल किया गया। तो क्या यहाँ पे लिखा है कि टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज एंड जेलसी। अब यहां से मैंने बता दिया है कि कोई एरर नहीं है, तो इसी पार्ट में कहीं ना कहीं कोई एरर होगा या फिर नो एरर होगा। अब देखना, लिखा था इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज, सबसे पहले इसे अलग अलग करते हैं। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, फ्रेंजीड रेज क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट। रेज मतलब होता है गुस्सा, एंगर को रेज कहते हैं। फ्रेंजीड का मतलब होता है कि एक्चुअली फ्रेंजीड और रेज ऑलमोस्ट सेम बात है, पर फ्रेंजीड का मतलब होता है बहुत भयंकर तरीके से, एग्रेसिव। सो एग्रेसिव रेज कह सकते हैं, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। फिट ऑफ, फिट का मतलब क्या होता है, फिट का मतलब होता है दौरा। क्या आपने कभी सुना है कि उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, सुना होगा कि उसको ना सडनली सबके सामने फिट आ गया, फिट्स ऑफ एपिलेप्सी बहुत बार यूज किया जाता है कि मिर्गी के दौरे आते हैं, मतलब उसको ना सबके सामने फिट आ गया। आप सुनोगे लोगों को बोलते हैं, फिट का मतलब होता है दौरा, अचानक से तेज गुस्सा आ जाना, अचानक से किसी बीमारी का हावी हो जाना, उसको फिट कहते हैं। अब क्या फिट काउंटेबल है, मैंने यहां पे आपको दिखा दिया है, फिट एंड फिट्स। मैंने बार बार बोला है वीडियो में कि जिस चीज को आप प्लूरल कर सकते हैं वो काउंटेबल होता है, जिसका मतलब क्या फिट काउंटेबल है, हाँ जी बिल्कुल ये काउंटेबल है। अगेन ये काफी टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना दिमाग काम नहीं करेगा आपका, प्रैक्टिस करोगे तभी काम करेगा। अब क्या ये काउंटेबल है, क्या वो रूल आपको याद आ रहा है जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी सेंटेंस में आप अगर कोई ऐसा नाउन यूज करो जो नाउन काउंटेबल में हो और आप उसको सिंगुलर फॉर्म में लिख रहे हो, तो हमेशा इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए, या तो ए यूज करो, या तो एन यूज करो, या तो द यूज करो। वही वाला एग्जांपल कि ही इज बॉय, तो मैंने बोला था ही इज बॉय नहीं होगा, ही इज अ बॉय होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी नाउन को आप, काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर में लिखते हैं, आपको एक आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो अभी मैंने आपके सामने प्रूव किया कि फिट एक काउंटेबल नाउन है, और आप यहाँ पे सिंगुलर में लिख रहे हो, तो फिट नहीं होगा, क्या होगा, इन अ फिट होगा। तो एरर ये है कि यहाँ पे इन अ फिट होना चाहिए। अच्छा सवाल था, काफी बढ़िया सवाल था। 263, a study finds that the average staff cost at a public sector bank is higher than that at its private sector counterpart. एक स्टडी से ये पता चला, स्टडी फाइंड्स दैट, क्या पता चला, द एवरेज कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो एवरेज कॉस्ट है एक पब्लिक सेक्टर बैंक का, इज हाई देन। बहुत ही आसान सवाल, हाई देन। कितनी बार हमने पढ़ा है कि देन का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है। दूसरा, आप डेफिनेटली यहां पे कंपेयर कर रहे हो सैलरीज को पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है भाई साहब, हायर होता है। तो आंसर क्या होगा, हायर देन, ऑप्शन नंबर सी। 64, atmospheric rivers are long narrow bands of moisture in the atmosphere that extends from the tropics to higher latitudes. बहुत अच्छा सवाल लिखा है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स, सब्जेक्ट आर, रिवर्स प्लूरल था तो उसके लिए आर आया, कोई एरर नहीं है। लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर, रिवर, एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होते हैं, ये लंबे नैरो बैंड्स होते हैं मॉइस्चर के, इन द एटमॉस्फेयर, इन प्रीपोजिशन द एटमॉस्फेयर उसका ऑब्जेक्ट, दैट एक्सटेंड्स जो फैलते हैं,
फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हायर लैटिट्यूड्स। ठीक है, जो ट्रॉपिक्स से लेके हायर लैटिट्यूड्स तक फैलते हैं। आइए सेंटेंस को अलग अलग करते हैं ताकि हमें इस सेंटेंस में एरर मिल जाए। ठीक है, जैसे खोल रहा हूं वैसे खोलने सीखना सेंटेंस को। लिखा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स, सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? लॉन्ग नैरो बैंड्स है। ठीक है, किसके लॉन्ग नैरो बैंड्स है? ऑफ मॉइस्चर, ऑफ प्रीपोजिशन, मॉइस्चर उसका ऑब्जेक्ट, हमारे काम का नहीं है। इन द एटमॉस्फेयर, इन प्रीपोजिशन, द एटमॉस्फेयर उसका ऑब्जेक्ट। दैट एक्सटेंड्स, दैट एक्सटेंड्स। अच्छा, यहां लिखा हुआ है दैट एक्सटेंड्स। ये एक्सटेंड्स जो वर्ब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एंटीसीडेंट कौन है या इसका सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलेंगे दैट। अब अगर मैं पूछूं कि ये दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किसी ना किसी के लिए तो आया होगा। ये किसके लिए आ रहा है? क्या ये एटमॉस्फेयर के लिए आ रहा है? नहीं। क्या ये मॉइस्चर के लिए आ रहा है? नहीं। क्या ये बैंड्स के लिए आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि क्या लिखा हुआ था? एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो है वो ऐसे बैंड्स हैं जो फैले हैं। क्या है? बैंड्स है। कौन फैले हैं? बैंड्स फैले हैं। इसका मतलब हमारा अगर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए या एंटीसीडेंट पूछा जाए तो दैट किसके लिए आ रहा था? बैंड्स के लिए आ रहा था। अगर दैट बैंड्स के लिए आ रहा था तो बैंड्स तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो भी तो प्लूरल होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स क्या है? वर्ब का पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। हमें क्या चाहिए? हमें प्लूरल चाहिए। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे। तो एक्सटेंड्स होगा या एक्सटेंड होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? यहां पे एक्सटेंड होगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंड्स नहीं, इसके जगह पे एक्सटेंड होना चाहिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर है। 265, इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन। देखो, टर्न्स आउट का मतलब होता है या तो किसी चीज का बहुत बड़ी संख्या में अटेंडेंस होना, उसका भी टर्न्स आउट होता है। दूसरा, किसी चीज का रेवलेशन होना, किसी चीज का पता लगना, उसको भी टर्न्स आउट बोलते हैं। तो लिखा है टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन। ऐसा पता चला कि मेरे जो पिताजी हैं वो अकेले नहीं है। तो इट टर्न्स आउट, इट सिंगुलर है, उसके लिए टर्न्स आया है, यहां तो कोई एरर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। माई फादर सिंगुलर है, इसके लिए इज नॉट आया है, कोई एरर नहीं है। अलोन, कहीं कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 266, when we cook garlic the sulfide molecules raise into the air and fill the room with their pleasing aroma। लिखा है when we cook garlic, जब हम लोग गार्लिक पकाते हैं, वी सब्जेक्ट है, उसके लिए V1 कुक आया है, कोई एरर नहीं है। गार्लिक, द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स, जो सल्फाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, रेज इनटू द एयर। देखो, अब मैं दोबारा तिबारा सेम चीज नहीं बोलूंगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको अभी तक समझ में आ गया है। मैंने क्या बोला था? रेज के लिए किसी एजेंट की जरूरत है, जबकि अगर मैं राइज बोलूं तो वो खुद ब खुद होता है, इट इज डन बाय इटसेल्फ। यहां क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग गार्लिक को पकाते हैं तो सल्फाइड मॉलिक्यूल्स हवा में उठाए जाते हैं। हवा में उठाए जाते हैं या हवा में उठते हैं? कोई पकड़ के सल्फाइड मॉलिक्यूल्स को निकालेगा क्या गार्लिक में से? नहीं ना, वो खुद ब खुद होगा। अगर खुद ब खुद होगा तो फिर तो राइज होना चाहिए। तो आंसर क्या है? यहाँ पे रेज नहीं होगा, राइज होगा। देखो, एक ही तरीके का 3 सवाल मिला हम यहां से, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो गया राइज और रेज का। 267, दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय बाय द टाइम फॉर ही हैड नीदर गन और स्पीयर। लिखा हुआ है ये कोई अजनबी बात नहीं है। दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय, मतलब ये उस लड़के के लिए कोई नया नहीं था। बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, मतलब कहने का यह है कि उस लड़के ने उस वक्त तक बहुत चीज देख लिया था, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी ये। फॉर ही हैड, मैंने पहले भी बताया है कि फॉर का इस्तेमाल बहुत बार एज अ कंजंक्शन बिकॉज के सेंस में किया जाता है। यहां पे भी किया गया। देखो, फॉर दिस वाज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय बाय दैट टाइम फॉर ही हैड मींस विच मींस बिकॉज ही हैड नीदर गन और स्पेयर। एरर तो बहुत सिंपल है, नीदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है? नॉर का। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ही हैज नीदर गन और स्पेयर नहीं, नॉर स्पेयर। ऑप्शन नंबर बी, और को हटा के यहां पे नॉर होगा। 68, he has been told many a times to mind his manners। उसे बहुत बार बताया गया है। ध्यान देना, यहां पे has been told लिखा हुआ था। ठीक है, इसे क्या पता चल रहा है? ध्यान देंगे यहां पे, जहां पे ध्यान लेके जा रहा हूं मैं, B + V3 है। फिर से लिखूंगा, पिछले वीडियो में बताया था, is, am, are, was, were, be, been और being, इनके बाद अगर V3 आ जाए तो ये हमेशा पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। तो लिखा था ही हैज बीन टोल्ड, मतलब उसने किसी को नहीं बताया, उसे बताया गया है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि उसे बताया गया है। मैनी अ टाइम्स,
टू माइंड, टू के बाद V1, टू माइंड हिज मैनर्स। माइंड हिज मैनर्स का मतलब है कि ठीक ठीक से काम करो, जो मैनर्स हैं आपके उनका ध्यान रखो। माइंड का मतलब ध्यान करना भी होता है। तो लिखा है कि ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम्स। अब मैं एरर पे आ रहा हूं। देखो मैनी से ना बहुत सारे डिफरेंट फ्रेजेस बनते हैं, जैसे कि मैनी बनता है, अ ग्रेट मैनी बनता है, अ गुड मैनी बनता है, ठीक है, मैनी अ बनता है, या मैनी एन बनता है। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी अ या मैनी एन, इन सब का मतलब होता है बहुत। लेकिन इन सब के झुंड में ये मैनी अ या मैनी एन डिफरेंट एक्ट करता है। कैसे? ये बात हम सब समझते हैं कि मैनी का मतलब होता है बहुत, ये प्लूरल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैनी अ या मैनी एन जो है ना, ये किसी भी सेंटेंस में एक इकट्ठा नहीं, एक एक करके होने की बात करता है। जिसका मतलब यह है कि मैनी अ और मैनी एन के बाद हमेशा, ध्यान से सुनना, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लेना। फिर से बोल रहा हूं, मैनी अ या मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलना चाहता हूं बहुत सारे लड़के, ठीक है, तो देखो मैं कैसे बोलूंगा। मैं बोलना चाहता हूं बहुत सारे लड़के, मेरे पास दो तरीके हैं बोलने के। या तो मैं बोलूं मैनी बॉयज आर प्लेइंग, या फिर मैं बोलूं मैनी अ बॉय इज प्लेइंग। अब दोनों में अंतर समझ लेना। मैनी के बाद का नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, जबकि मैनी अ के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। उम्मीद करता हूं आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मार्क कर लेना। अब देख लो हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था। लिखा होता है ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम्स। मैनी अ टाइम्स होगा या मैनी अ टाइम होगा? अभी जस्ट बोला बॉयज होगा कि बॉय होगा? बॉय होगा, तो मैनी अ टाइम्स होगा, मैनी अ टाइम होगा, ऑब्वियसली टाइम होगा। नेक्स्ट 269, आई विल नेवर जज यू फॉर योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। यार कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है। लिखा हुआ है आई विल नेवर जज यू, विल के बाद, विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। फॉर योर्स, क्या मैंने आपको पहले योर और योर्स में डिफरेंस नहीं बताया? देयर और देयर्स में डिफरेंस नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। आवर और आवर्स में डिफरेंस, माई और माइन में डिफरेंस, ये सब मैं बता चुका हूं पहले। क्या था दोबारा बता रहा हूं। ये पॉजेसिव है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों पॉजेसिव है, पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो दोनों में अंतर क्या होगा? डेफिनेशन से ही अंतर है। अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद डेफिनेटली कोई नाउन लगाना पड़ेगा। मैं खाली गुड लिख के थोड़ी छोड़ सकता हूं, मुझे तो गुड बॉय भी बोलना पड़ेगा ना। जिसका मतलब है कि आप जब इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करते हो तो इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है। जबकि अगर हम लोग इनको यूज करेंगे तो हम कोई प्रोनाउन, चूंकि प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसके साथ कभी भी कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। सेंटेंस यहां आके खत्म हो जाता है। ये तो एक थियोरेटिकल बात है। आओ जरा इस चीज को फील करते हैं एग्जाम्पल से। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दिस हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है। अब दोनों में अंतर समझना, यहां पे योर था, यहां पे योर्स था। अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ जहां पे आपने योर यूज किया आपको इसके बाद एक नाउन लगाना पड़ा, जबकि जहां पे आपने योर्स यूज किया यहीं पे आके सेंटेंस खत्म हो गया। इसके बाद आपको किसी नाउन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो या तो योर्स से शुरू होगा या तो योर्स पे खत्म होगा। हम इसके बाद कोई नाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो याद करने वाली चीज नहीं है, समझ लेना। प्रोनाउन क्या होता है भाई? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले आए। तो जब ये इसके बदले आ रहा है तो दोनों साथ में कैसे होंगे? मैं कह रहा हूं कि रोहित के बदले में विराट को खिलाऊंगा, तो दोनों साथ में कैसे खेलेंगे? किसी के बदले आ रहा है ना, तो नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, तो दोनों साथ में कैसे आएगा? होपफुली आप समझ गए होंगे। तो योर्स, देयर्स, आवर्स, माइन, ये ऑलरेडी प्रोनाउन है, ये नाउन के बदले ही आ रहे हैं, तो इनके साथ कोई नाउन नहीं लगता। जबकि योर, देयर, आवर, माई के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। अब आ जाओ सवाल पे, क्या लिखा हुआ है? आई विल नेवर जज यू फॉर योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। देखो इम्प्रॉम्प्टू तो एडजेक्टिव है, बिना तैयारी के, परफॉर्मेंस यहां का नाउन है। तो जब आपने नाउन लिख दिया तो योर्स परफॉर्मेंस होगा कि योर परफॉर्मेंस होगा? ऑब्वियसली योर परफॉर्मेंस होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, योर्स नहीं होगा, योर होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए था, प्रोनाउन नहीं। क्वेश्चन नंबर 270 लिखा है इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्केर्सर। स्केर्सर का मतलब होता है जिसमें कमी आ जाए,
अदर अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप। लिखा है कि अगर कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स और पैटर्न्स आर प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एंड से जुड़ा था, प्लूरल था, आर मेड उन्हें बना दिया जाए मोर स्केर्सर, स्केर्सर मतलब होता है कमी। अब जल्दी से बताओ, ही इज मोर स्मार्टर, सही के गलत? आप बोलेंगे सर गलत, क्यों गलत? क्योंकि स्मार्टर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, दोनों साथ में नहीं आए। तो यहां पे भी तो सेम चीज है, बस स्केर्सर वर्ड जो है वो थोड़ा रेयर है तो सुनने में अजीब लग रहा है, बाकी है ये भी कॉम्परेटिव डिग्री और ये भी कॉम्परेटिव डिग्री, दोनों साथ में कैसे आएगा? नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से मोर को हटा देंगे। जो रूल ढूंढ रहे हैं, रूल ये है कि दो कॉम्परेटिव दो सुपरलेटिव साथ में कभी भी नहीं आता सेम नाउन के लिए। 271, यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, ही क्राइड बिटरली। लिखा है कि तुम उसके लिए, यू केयर फॉर हिम इवन मोर, मतलब तुम उसके लिए ज्यादा केयर करते हो, इवन मोर देन, किससे ज्यादा? फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए। ही क्राइड बिटरली, ये बोल के वो रोने लगा बहुत बुरी तरीके से। एरर क्या है? लिखा है यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन। अच्छा, यहां पे देखना कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि आप मोर देन बोल रहे हो, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, दो चीजों में कंपैरिजन है। यू केयर कॉमन है कि तुम केयर करते हो किससे किसके बीच में? हिम और माई सेल्फ, है ना? इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। अब बात को समझना, अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों तो सेम डिग्री में होना चाहिए या सेम चीज होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए। हिम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही का, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म है आई का। तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं। अगर आप हिंदी से बनाते हो तो भी आपको पढ़ने में पता लगेगा कि तुम उसके लिए ज्यादा केयर करते हो मेरे खुद से, मेरे खुद से या मुझसे, मुझसे ज्यादा केयर उसकी करते हो, ये कहना चाहते हो ना। तो मुझसे के लिए आप माई सेल्फ थोड़ी यूज करोगे, क्या यूज करोगे? मी यूज करोगे। लेकिन ग्रामर का रीजन ये है कि जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव के साथ। तो यहां जब आप हिम का कंपैरिजन कर रहे हो तो माई सेल्फ से थोड़ी करोगे, क्या करोगे? किसके साथ करोगे? मी के साथ। तो क्या होना चाहिए? यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन मी, राइट? 272, once I run in the Sonoran Desert in Arizona after a huge rain event। लिखा हुआ है कि once I run in preposition the Sonoran Desert इसका ऑब्जेक्ट, in preposition Arizona उसका ऑब्जेक्ट, after a huge rain event after preposition और रेन इवेंट उसका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है प्रीपोजिशन के साथ, यहां तक तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हमें ये समझ में आ गया कहां एरर होगा कहां नहीं होगा। यहां क्या लिखा हुआ था? वंस आई रन। अब जरा मैं इस चीज को डायसेक्ट करना चाहता हूं, इस चीज को अलग अलग करना चाहता हूं, समझना मेरी बात को। सबसे पहले वंस का मतलब क्या होता है? वंस का मतलब होता है एक बार, पहले पुरानी कोई घटना है जिसमें एक बार ऐसा हुआ था। यहां लिखा हुआ है रन, वर्ब का कौन सा फॉर्म? पहला। क्या याद है इसी वीडियो में मैंने आपको समझाया कि V1 और V5 अगर आप किसी सेंटेंस में यूज करो तो ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है ऐसा कोई काम जो हमेशा हो रहा हो। भाई जब हमेशा ये काम हो रहा है फिर तुम वंस क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब ये काम हमेशा नहीं होता। कोई हमेशा पानी में थोड़ी ना दौड़ेगा जाके डेजर्ट में, ये एक बार की घटना है इसलिए यहाँ पे वंस लिखा हुआ है। और दूसरा, ये घटना बीत चुकी है, हमेशा नहीं होती, इसका मतलब हमें पास्ट करना पड़ेगा। तो एरर क्या है? एरर ये है कि वंस आई रन नहीं होगा, उसको V2 में चेंज कर दो, वंस आई रैन। एक बार ऐसा हुआ कि मैं भागा सोनोरन डेजर्ट में अरिजोना का एक बहुत रेन इवेंट के बाद। 273, एज पर द स्टडी मॉस्क्यूटो बॉर्न डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स लिटिल 400 मिलियन पीपल एनुअली। लिखा हुआ है कि एक स्टडी के अनुसार मॉस्क्यूटो बॉर्न डेंगू, बॉर्न का स्पेलिंग देख लेना, किसी चीज से जब कुछ पैदा होता है उसको BORNE बोला जाता है, ठीक है? इंसान के पैदा होने की बात नहीं हो रही है, ऐसी बीमारियां जो मच्छरों से पैदा होती है उनके लिए BORNE यूज किया जाता है। तो मॉस्क्यूटो बॉर्न डेंगू फीवर, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। इन्फेक्ट्स क्यों लिखा हुआ है? वर्ब का पांचवा फॉर्म क्यों लिखा हुआ है? सिंगुलर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप फीवर की बात कर रहे हो, फीवर यहाँ का सब्जेक्ट था, ये सिंगुलर था, तो वर्ब भी हमने क्या लिया है? सिंगुलर लिया है। यहां तक कोई एरर नहीं है। लिखा हुआ है लिटिल 400 मिलियन, छोटे 400 मिलियन लोग। कोई सेंस है? छोटे 400 मिलियन लोग। सबसे पहले मैं इसको दो तरीके से गलत बोल सकता हूं। पहला, 400 मिलियन पीपल काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ लिटिल नहीं आता, यह हमने पहले पढ़ा है कि काउंटेबल के साथ फ्यू लगता है। दूसरा, यहां कोई सेंस नहीं बनेगा कि छोटे 400 लोग। एक्चुअली ये जो कहना चाह रहा था वो कहना चाहता लगभग 400 लोग,
कि एक स्टडी के अनुसार जो डेंगू है वो इन्फेक्ट करता है लगभग 400 लोगों को एनुअली। तो होना क्या चाहिए, डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स अबाउट 400 मिलियन पीपल एनुअली। आप अबाउट को हटा के और भी कोई वर्ड लगा सकते हो जो फिट है, पर यहाँ पे लिटिल नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम लिटिल को हटाएंगे, उसके जगह पे यहाँ पे क्या कर लेंगे, अबाउट कर लेंगे। 274 देखते हैं जल्दी से। मैं पानी पी लूं, ट्राई करूं। लिखा हुआ इट्स 4 PM लोकल टाइम, के 4 बजे हैं लोकल टाइम में। एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड, और काफी बड़ा क्राउड जो है वो गैदर हो गया, काफी बड़ा जो क्राउड है वो जमा हो गया है फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग अराउंड द जायंट स्टेज। उस बड़े से स्टेज के आसपास में कल शाम से बहुत बड़ा क्राउड गैदर हो गया है। तो लिखा हुआ इट्स 4 PM लोकल टाइम एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि देखो फ्रॉम का इस्तेमाल जो होता है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में नहीं किया जाता, और दूसरा आमतौर पर ये फ्यूचर के साथ लगता है। आप जब पिछले शाम की बात कर रहे हो, एक तो आपको एग्जैक्टली पता है कि काम कब स्टार्ट हुआ, तो जब भी आपको एग्जैक्टली पता हो काम कब स्टार्ट हुआ, ऑलवेज प्रिफर सिंस, राइट। तो आंसर क्या होगा, इट्स 4 PM लोकल टाइम एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड सिंस यस्टरडे। यहां पे फ्रॉम नहीं होगा, इसके जगह पे होगा सिंस यस्टरडे। अच्छा, कल मतलब जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि सिंस का इस्तेमाल करने के साथ ही आपको जो भी सेंटेंस का फॉर्म आप लिख रहे हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखो, वरना एटलीस्ट परफेक्ट में तो रहना ही चाहिए, जिसका मतलब है हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल तो होगा ही। तो देखो यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया। अब हैज गैदर्ड का मतलब है जमा हुए हैं, हैज बीन गैदरिंग होता तो इसका मतलब होता है जमा होते आ रहे हैं, अभी भी जमा हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग में अंतर है, बाकी फॉर्म ठीक है। 275 साइंटिस्ट हैव a few tricks up their sleeves for dealing with the universe other objects। लिखा हुआ है साइंटिस्ट जो है ना, उनके पास कुछ ट्रिक्स हैं। a few यहाँ पे यूज किया गया है ठीक ठाक के सेंस में, पहले वीडियोस में हमने कवर किया है। साइंटिस्ट प्लूरल है, उसके लिए हैव आया है, कोई एरर नहीं है। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव। अप देयर स्लीव, अप वन स्लीव, इसका मतलब होता है किसी के पास कुछ होना, टू पोजेस। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स, मतलब साइंटिस्ट के पास कुछ ट्रिक्स हैं। किसके ट्रिक्स हैं, फॉर डीलिंग, फॉर प्रीपोजिशन उसके बाद आईएनजी वाला वर्ब आएगा, अगर आया तो कितनी बार हमने ये पढ़ा है। फॉर डीलिंग, डील करने के लिए, विथ द, किससे डील करने के लिए, विथ द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। किससे डील करने के लिए, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स मतलब एक्चुअली होना चाहिए था किससे डील करने के लिए, यूनिवर्स के और ऑब्जेक्ट्स, या यूनिवर्स और अदर और अलग ऑब्जेक्ट्स, विच मीन्स ये जो लिखा है द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि यूनिवर्स के अदर ऑब्जेक्ट्स, तो इसको ऐसे लिखो कि अदर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। आप इसको ऐसे लिखो। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिखो कि अगर आपका सेंस ये बनता है कि यूनिवर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, तो सिंपली एंड लगा दो बीच में कि द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। पर किसी भी हिसाब से यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, मीनिंग ही नहीं बन रहा कि साइंटिस्ट के पास कुछ ट्रिक्स हैं डील करने के लिए यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, नहीं, यूनिवर्स के अदर ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, विच मीन्स ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 276 यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल टू अ jewel इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर। लिखा है यू नेवर नो, आप कभी नहीं जान पाएंगे या आप कभी नहीं जानते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल, आपको कब, देखो स्टम्बल का मतलब होता है किसी से टकरा जाना, लड़खड़ाना भी होता है, टकराना भी होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल टू अ jewel मतलब कब आपको एक हीरे माफिक कोई बेहतरीन इंसान मिल जाएगा, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मैनर, उस तरीके से जिस तरीके का आपने भरोसा भी नहीं किया होगा, उस तरीके का कोई बहुत ही बेहतरीन इंसान आपको मिल जाएगा। मार्क करना, पता नहीं होगा शायद, वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन का सवाल है। जब आप किसी से टकराते हैं तो उसको स्टम्बल अपॉन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टम्बल अपॉन कहा जाता है। आपने अभी जो यूज किया है सेंटेंस में वो स्टम्बल टू बोला है, जो कि गलत है। आपको बहुत जगह पे ऑन मिलेगा, आपको बहुत जगह पे अक्रॉस मिलेगा, ये सब सही है, जिसका मतलब है स्टम्बल अपॉन भी होता है, स्टम्बल ऑन भी होता है, स्टम्बल अक्रॉस भी होता है। जो लिखा था हमारे सवाल में वो स्टम्बल टू लिखा हुआ था, जो कि गलत था। ये फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, स्टम्बल अपॉन, स्टम्बल ऑन, स्टम्बल अक्रॉस, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 277
अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीबी। लिखा हुआ है कि लगभग 30% जो भारत की पॉपुलेशन है ना, ये अंदाजा लगाया गया, एस्टिमेट किया गया कि उनको टीबी है, जीवित टीबी है, अभी भी टीबी है। ठीक है, तो लिखा है अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड। ठीक है, आर एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यहां पे वर्ब का तीसरा फॉर्म है, आर बी है, तो आप समझ जाओ सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि पॉपुलेशन एस्टिमेट नहीं कर रही, पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जा रहा है, पॉपुलेशन रिसीवर है एक्शन का। ठीक है, तो पैसिव वॉइस होगा। तो लिखा हुआ है अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीबी। एरर कहां पर है? ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बात सिखाई थी, याद करना, 150 क्वेश्चन वाला सवाल था। मैंने क्या बोला था कि जब आप यूनिट, किसी यूनिट को एज अ होल देखते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर काउंट होता है। खास करके आप जब यूनिट्स की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, तो वो सबको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। यहां क्या लिखा हुआ है? अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, आप इसको एज अ यूनिट ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एज अ यूनिट ट्रीट कर रहे हैं तो आर क्यों बोलेंगे, फिर इस बोलेंगे ना, जिसका मतलब ये है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर नहीं होगा, इसके जगह पे इज होगा। रीजन मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी काफी बार आया था, तो मैंने 2-3 बार इसके रीजन बताए थे। 278, अ की इंस्टीट्यूशन is the judiciary, especially the Supreme Court, with a widely remit and a wise legacy। बहुत अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है a key institution is the judiciary, एक जो बहुत महान संस्था है वो कौन सी है? वो जुडिशरी है, वो हमारे कोर्ट्स हैं। इज क्यों यूज किया गया? इंस्टीट्यूशन सिंगुलर था। a key institution is the judiciary, खास करके द सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट। यहां तक तो मैं कोई एरर नहीं मिल रहा। विथ प्रेपोजिशन, विथ के साथ दो नाउन यूज किए गए, विथ अ वाइडली रेमिट, ठीक है, और विथ अ वाइज लिगेसी। लिख दे रहा हूं यहां पे, लिखने की जगह कम है उधर। लिखा हुआ है कि विथ अ वाइडली रेमिट एंड अ वाइज लिगेसी। ठीक है, रेमिट का मतलब यहां पावर से है या जुरिस्डिक्शन से है, लिगेसी का मतलब यहां पे हिस्ट्री से है। तो क्या कहा जा रहा है कि एक जो बहुत की इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी, खास करके सुप्रीम कोर्ट, जिसका जो जुरिस्डिक्शन है, जिसकी जो पावर है वो बहुत फैली हुई है, साथ ही साथ में बहुत पुराना इतिहास है, बहुत वाइज इतिहास है इसका। इसका मतलब यह है कि अगर मैं रिमिट टर्म आपसे पूछूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, तो आप बोलेंगे नाउन होता है, क्योंकि पावर है इसका मीनिंग। लिगेसी क्या होता है? नाउन होता है। क्या आप ये बात समझते हैं कि किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने की क्षमता एक एडजेक्टिव में है? आप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ही इज अ गुड बॉय में बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है। तो लिगेसी के लिए कौन सा एडजेक्टिव आया था? वाइज आया था। वाइज मतलब होता है इंटेलिजेंट। क्या ये एडजेक्टिव है अपने नेचर से? बिल्कुल एडजेक्टिव है अपने नेचर से। जैसे वाइज बॉय, तो बॉय के लिए वाइज आ रहा है, बॉय नाउन है, वाइज एडजेक्टिव है। यहां लिखा हुआ है वाइडली रिमिट। क्या आपको वाइडली देख के ये फील नहीं आ रहा कि वाइड एडजेक्टिव उठाकर उसके आगे एलवाई लगाकर वाइडली एडवर्ब बना दिया गया है? मेरे बोलने पे मत जाना, खुद चेक करना। मैं क्या कह रहा हूं? वाइड। सबसे कॉमन एग्जांपल वाइड बॉल, क्रिकेट में होता है ना वाइड बॉल, ऐसा बॉल जो बहुत चौड़ाई में फेंका गया, सो उसको वाइड बॉल कहते हैं। तो बॉल नाउन है, बॉल कैसा था? वाइड था। इसका मतलब वाइड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। हम जब किसी एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है भाई? वो बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे वाइडली जो यूज किया गया वो कैसे यूज किया गया? एज एन एडवर्ब। अब बताओ ऐसा दुनिया का कौन सा रूल है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है? नहीं आता। जब भी आता है तो कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। इसका मतलब क्या इसमें एरर है? 100% एरर है। एरर क्या है? वाइडली नहीं होगा, इसके जगह पे एडजेक्टिव वाइड यूज करिए आप, जिसका मतलब है क्या होगा? अ की इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, विथ अ वाइड रेमिट एंड अ वाइज लीगेसी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपको। मैं पढ़ूंगा 279 पे। लिखा हुआ है द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ का सब्जेक्ट है, टर्न्ड आउट V2 में है, पास्ट है। टर्न्ड आउट मतलब होता है जैसा भी मैंने बताया, घटित होना। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। ठीक है, इन प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास या ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ दिस क्लास? दोनों में से क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ। क्या बोला जा रहा है? वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। ठीक है, वन ऑफ का मतलब क्या होता है? इनमें से एक।
चलो मेरे हाथ में ना 5 पेन है, ठीक है, 5 कलम है, मैंने आपको बोला इनमें से एक उठा लो, उठा लोगे? डेफिनेटली उठा लोगे। मेरे हाथ में एक पेन है, सिंगल पेन है, मैं आपको बोला इनमें से एक उठा लो, आप बोलोगे सर क्या अटपटा सेंटेंस बोल रहे हो, एक ही तो इनमें से एक कैसे उठाएंगे? तो बात तो फिर वही हुआ ना कि जहां पे आप इनमें से एक बोलते हो, वन ऑफ बोलते हो, आपके पास चॉइसेस होने चाहिए। आप एक चीज को देकर इनमें से एक नहीं बोल सकते जब तक वो एक से ज्यादा ना हो, वो दो ही क्यों ना हो। मैं आपको 2 पेन दूं, बोलो इनमें से एक उठा लो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक साउंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम वन ऑफ जहां भी यूज करते हैं, हम उसके बाद नाउन सिंगुलर नहीं रख सकते, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप जब भी यूज करोगे वन ऑफ को, तो हमेशा इसके बाद का नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? बॉयज, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। तो रूल ये है, अब इसको अंग्रेजों ने रूल बना दिया, हमारे लिए तो भैया अभी भी कॉमन सेंस है कि वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होगा, पर इसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब ये भी देखो कॉमन सेंस है, क्यों? वन ऑफ द बेस्ट बॉयज अगर मैं बोलूं और इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दो इज या आर, तो बताना इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि ऑफ तो प्रीपोजिशन है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो नाउन है वो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट तो अभी भी वन ही है। ये जो बॉयज है ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए कि नहीं? तो ये कॉमन सेंस है कि इसके बाद का जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब जो होगा ये सिंगुलर होगा। ठीक है, अब आप इसको रूल जैसा याद करना चाहते हो तो रूल जैसा याद करो। आ जाओ वापस हमारे क्वेश्चन पे। लिखा था द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल रखो, लैंड स्लाइड्स होना चाहिए, जिसका मतलब है आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्लाइड नहीं होगा, लैंड स्लाइड्स होना चाहिए। 280 पे पढ़ेंगे, लिखा है ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, ऑन वॉच का मतलब होता है निगरानी रखना, एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, एवरीवन वर अप एंड बजिंग। लिखा हुआ है जबकि पीपल हैड बीन ऑन वॉच, जबकि लोगों की निगरानी की जा रही थी या लोग निगरानी कर रहे थे, एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, और जो लोग निगरानी करने वाले थे वो बहुत थके हुए थे। एवरीवन वर अप एंड बजिंग, हर कोई जागा था और बहुत एनर्जेटिक था। बजिंग का मतलब होता है बातें करना, बेसिकली एनर्जेटिक होना। बहुत ही आसान सवाल, क्या ऐसे सवाल हमने पहले नहीं किए हैं? क्या आपको याद है? एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो अगर ये सब सिंगुलर काउंट होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो वर होगा कि वॉज होगा? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? वॉज होगा, ऑप्शन नंबर सी। 281 पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है गिव योरसेल्फ अ चांस टू बी डिस्ट्रैक्टेड ऑफ बैड न्यूज। लिखा है अपने आप को एक मौका दो। देखो ये सेंटेंस इंपेरेटिव में है, प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? इसमें कोई कमांड दिया जाता है, एडवाइस होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, और ये हमेशा वर्ब से शुरू होता है। तो देखो यहाँ वर्ब से शुरू हुआ है गिव, सो लिखा है गिव योरसेल्फ अ चांस, किसी को कमांड किया जा रहा है कि अपने आप को एक मौका दो, टू बी डिस्ट्रैक्टेड कि तुम्हारा ध्यान भटके, ऑफ बैड न्यूज। नोट करना ये फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है। गिव योरसेल्फ अ चांस टू बी डिस्ट्रैक्टेड ऑफ बैड न्यूज, नहीं बाय बैड न्यूज, विच मीन्स, पूरा लिख देता हूं, डिस्ट्रैक्टेड बाय। ठीक है, बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं कि आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द न्यूज, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द मूवी, सो डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइज। सो डिस्ट्रैक्ट के अपने बाद क्या लेता है? बाय लेता है। ऑफ नहीं होगा, इसके जगह पे बाय का यूज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 282 पीपल दैट आर लोनली हैव हायर लेवल्स ऑफ द हार्मोन कोलेस्ट्रॉल। लिखा हुआ है पीपल दैट आर लोनली। क्या आपने रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? ऐसे तो रिलेटिव प्रोनाउन काफी होते हैं, पर मेजरली जो यूज किया जाता है वो 3 यूज किया जाता है, या 4 बोलूं तो यूज किया जाता है, हु, विच, दैट और हुम। मेजरली ये 4 यूज किया जाता है, जिसमें ये बात बताया गया है कि जब भी आप ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करोगे, इंसान के बारे में बात करोगे, तो हमेशा हु का इस्तेमाल करना। जब भी आप किसी नॉन लिविंग चीज के बारे में बात करोगे तो हमेशा विच का यूज करना। अब दैट का इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए भी होता है या नॉन लिविंग के लिए भी होता है, पर कुछ खास जगह है जहां पे केवल और केवल दैट का इस्तेमाल होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो हमेशा इंसानों के लिए पहले हु को प्रेफरेंस दीजिए और नॉन लिविंग चीजों के लिए विच को प्रेफरेंस दीजिए। मतलब अगर हमसे 100 सवाल ऐसा पूछा गया और इंसानों की बात की गई, तो स्पेशल केसेस को छोड़कर हर जगह पे हु का इस्तेमाल होगा इंसानों के लिए, विच का इस्तेमाल होगा निर्जीव चीजों के लिए। ठीक है, और हु और हुम का इस्तेमाल भी इंसानों के लिए होता है, दोनों में डिफरेंस है, एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ये तो अलग कहानी।
स्पेशल केस क्या है, एक बार जल्दी से मैं स्पेशल केसेस आपको दिखा दूं, याद करवा दूं। ऐसे जगह जहां पे दैट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपके सेंटेंस में ऑल है, नन है, बोथ है, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, अगर आपके सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड हुआ तो आप हमेशा दैट को प्रेफरेंस देंगे। तो यहां पे मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। इंसान है तो हु को प्रेफरेंस दीजिए, निर्जीव चीज है तो विच को प्रेफरेंस दीजिए, जानवर है तो भी विच को प्रेफरेंस दीजिए, और अगर किसी सेंटेंस में इन दोनों में से कुछ फिट नहीं आ रहा उस केस में दैट लगेगा। अदरवाइज दैट सिर्फ और सिर्फ इन स्पेशल जगहों पे लगेगा, कहां, जहां सेंटेंस में ऑल लिखा हो, नन लिखा हो, बोथ हो, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली और सुपरलेटिव डिग्री, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल हो। क्या इनमें से कोई भी चीज आपके सेंटेंस में लिखी हुई थी? नहीं साहब, नहीं लिखी हुई थी। इसका मतलब हम इंसानों के बारे में अगर बात करें, यहां लिखा था पीपल दैट आर लोनली, पीपल दैट आर लोनली, क्या हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं? 100% इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? हु। तो क्या हो जाएगा? पीपल हु आर लोनली, नॉट दैट आर लोनली। दैट काट के दैट लिख रहा हूं, देख रहे हो, मैं भी सस्ते न से फूक के बैठा हूं। क्या हो जाएगा? पीपल हु आर लोनली। नेक्स्ट 283, if someone you are talking to is open of learning more, encourage that continued curiosity। लिखा हुआ है कि if someone you are talking to is open of learning more, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल खुला है सीखने के लिए, मतलब जो चाहता है कि वो सीखे, encourage that continued curiosity, लिखा हुआ है कि आपको इंकरेज करना चाहिए उस क्यूरियोसिटी को जो कंटिन्यू हो रही है। कंटिन्यूड क्यूरियोसिटी मतलब जो कंटिन्यू लगातार हो रही है, ठीक है। तो लिखा हुआ है उसको और बढ़ावा दीजिए कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जो कि सीखना चाहता है, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि सीखना चाहता है, तो उसको आपको इंकरेज करने की जरूरत है। उस क्यूरियोसिटी को, उस कंटिन्यूड क्यूरियोसिटी को आपको इंकरेज करने की जरूरत है, ठीक है। एरर कहां पर है? पढ़ने में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। एरर देखो अगेन थोड़ा सा टफ है, अगर आप रीडिंग वगैरह करते हो तो आपको समझ में आएगा ये एरर। लिखा है इफ समवन यू आर टॉकिंग टू इज ओपन ऑफ लर्निंग। देखो समझना, जब आप किसी चीज के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन होते हो ना, और सीखने के लिए जागरूक होते हो, तो उसको ओपन टू लर्निंग कहते हैं, ओपन ऑफ लर्निंग नहीं कहते, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना, हमेशा ओपन टू लर्निंग होता है, और लर्न नहीं लर्निंग होगा, क्योंकि यहां पे टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सो क्या होगा? ओपन टू लर्निंग, राइट। आंसर क्या होगा? ओपन टू लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी, ऑफ के जगह पे टू। क्लियर है क्या? 283 भी। आगे बढ़ेंगे 284 पे। द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कैन हेल्प साइंटिस्ट्स एनालाइज द शेप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इवेंट होराइजन्स। लिखा हुआ है कि जो इवेंट होराइजन है ना, ध्यान दीजिएगा, द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप सब्जेक्ट है यहां का। कैन हेल्प, कैन क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है, तो देखो कैन हेल्प लिखा हुआ है, किसे हेल्प करेगा? साइंटिस्ट को। क्या करने में? एनालाइज करने में। एनालाइज द शेप्स एंड बिहेवियर्स, किसे एनालाइज करने में? शेप्स और बिहेवियर्स को। ऑफ प्रीपोजिशन, इवेंट होराइजन्स इसका ऑब्जेक्ट। कहीं कोई एरर नहीं मिल रहा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नो एरर, ठीक है। यहां पे देखना, हेल्प जो वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद बेस फॉर्म आता है, आज ही के वीडियो में कवर किया है, तो देखो एनालाइज बेस फॉर्म लिखा हुआ है। 285, द लंदन बेस्ड ब्रॉडस्की क्वाड्रेट। देखो क्वाड्रेट बेसिकली कहा जाता है कलेक्शन ऑफ फोर, चार चीजों के कलेक्शन को क्वाड्रेट कहा जाता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फोर। जैसे तीन को ट्रिपलेट कहते हैं ना, वैसे क्वाड्रेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फोर, चार को क्वाड्रेट कहा जाता है। तो लिखा हुआ है द लंदन बेस्ड ब्रॉडस्की क्वाड्रेट, ब्रॉडस्की नाम है किसी का, कि लंदन जो लंदन में रहता है, ब्रॉडस्की क्वाड्रेट मीनवाइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वाड्रेट। लिखा हुआ है कि ये दुनिया का सबसे आगे बोले सबसे लीडिंग है, सबसे ज्यादा नाम कमाया है स्ट्रिंग क्वाड्रेट है। एरर कहां पर है? मेरा अंदाजा आपको मिल गया होगा एरर कहां पर है, क्योंकि अभी मैंने बताया इसी क्लास में। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है? अगर वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है तो नाउन ढूंढो। वन ऑफ द वर्ल्ड्स अपॉस्ट्रोफी एस वाला है, इसलिए तो प्लूरल नहीं हो सकता, ये तो पोजीशन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लीडिंग एडजेक्टिव है। कैसा क्वाड्रेट है? स्ट्रिंग क्वाड्रेट है। स्ट्रिंग क्या होगा? एडजेक्टिव का। क्वाड्रेट नाउन है, जिसका मतलब है क्वाड्रेट नहीं है, क्वाड्रेट्स होना चाहिए। वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 286, अश्वत्थामा द्रोणाज ओनली सन।
अश्वत्थामा जो कौन था, द्रोणा का केवल इकलौता बेटा था। लिखा हैज हैड डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर लैविश लिविंग, उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था बहुत रईसी से जीना, मतलब उसको राजकुमारों वाले ठाठ बहुत पसंद थे। लिखा है अश्वत्थामा द्रोणाज ओनली सन हैज हैड डेवलप्ड, एरर है, 100% एरर है, पढ़ने में आपको अटपटा लग रहा होगा। लिखा है हैज हैड डेवलप्ड। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है, दो दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज है जो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड है जो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद V3 है। भैया एक बार अगर मेन वर्ब आ गया तो ये दो दो मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब मान रहे हो तो दो दो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं, इसका मतलब झोल है, या तो हैज होगा या तो हैड होगा। अब देखो आपके ऊपर है कंप्लीटली, आप अगर इसको प्रेजेंट का टेंस देना चाहते हो तो क्या बोलेंगे, हैज डेवलप्ड। पास्ट का सेंस देना चाहते हो तो क्या बोलेंगे, हैड डेवलप्ड। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। मेरे हिसाब से आंसर कौन सा फिट आता, मेरे हिसाब से आंसर हैज डेवलप्ड आता, क्योंकि याद होगा आपको हैड का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम पास्ट के दो घटनाओं का जिक्र करें, उसमें से एक पहले हुआ और दूसरा बाद में। यहाँ पे तो दूसरी घटना कोई थी ही नहीं, तो हम हैड को नहीं प्रेफरेंस देंगे, हैज को प्रेफरेंस देंगे। आंसर क्या होगा, हैड हैज डेवलप्ड। 287 डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग ऑफ द फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। लिखा हुआ है जो डेमोक्रेट्स होते हैं ना, डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव। मोर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब होता है कि वो आपकी बातें सुनते हैं, ठीक है, आप अगर उनको एडवाइस दोगे तो मानेंगे। एंड अकोमोडेटिंग, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो यहां तो कोई एरर नहीं है। डेमोक्रेट्स प्लूरल था तो इसके लिए आर आया, यहां भी कोई एरर नहीं है। लिखा है मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग, पढ़ने में अटपटा लग रहा है, क्यों अटपटा लग रहा है मैं बताऊं। रिसेप्टिव एक नाउन है, अकोमोडेटिंग एक वर्ब है। अब आप देखना सेंटेंस में जरूरत किसकी है। आप डेमोक्रेट्स के बाद लिंकिंग वर्ब आर लगा रहे कि डेमोक्रेट्स कैसे हैं। अब मैं आपके लिए सिंपल किए देता हूं इसको। अगर मैं बोलता कि डेमोक्रेट्स आर गुड, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता ना, कि आप डेमोक्रेट्स की तारीफ कर रहे हैं। ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कि क्या है कैसे है वो गुड है, जिसका मतलब है कि ये एक एडजेक्टिव है, राइट। अच्छा मैं बोल रहा डेमोक्रेट्स आर गुड पीपल, तो ये पीपल नाउन है जिसके लिए गुड एडजेक्टिव आया है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। सेम चीज यहां पर भी, डेमोक्रेट्स कैसे हैं, वो ज्यादा रिसेप्टिव है, तो रिसेप्टिव क्या है, नाउन है। मोर क्या कर रहा है, काम कर रहा है यहां पे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग तो वर्ब हो जाएगा, फिर यहां पे मोर कैसे आएगा, क्योंकि मोर दोनों के लिए आ रहा है, देखना एंड से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब मोर को कॉमन निकाला गया है। मोर रिसेप्टिव एंड मोर अकोमोडेटिंग, तो पहला तो प्रॉब्लम ये हो गया कि हम एक वर्ब के लिए मोर लगा रहे हैं यहां पे। दूसरा, आप एंड से जोड़ रहे हो और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसा इसको काम करवा रहे हो, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो या तो एक एडजेक्टिव होता है या तो एक नाउन होता है, आप वर्ब को कैसे लिखोगे। तीसरा प्रॉब्लम, थियरी ऑफ पैरेललिज्म कहता है कि आप जब एंड से जोड़ रहे हो तो इधर भी नाउन है तो इधर भी नाउन होगा। तो हम तीन तरफ से देख रहे हैं कि यहां पे अकोमोडेटिंग गड़बड़ है, अकोमोडेटिंग नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये है, आप अगर इधर नाउन लिख रहे हो तो इधर भी नाउन लिखो, तो अकोमोडेटिंग मत लिखो, अकोमोडेटिव लिखो, नाउन लगा दो। क्या हो जाएगा, डेमोक्रेट्स आर मोर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिव ऑफ फॉरेन पीपल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 288 balloons filled with helium travel hundreds or even thousands of mile। यार देखो ये सब क्वेश्चन में ना मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बहुत आसान सवाल है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतने क्वेश्चन के बाद आपको बेसिक चीजें समझ आने लगी होंगी। क्या लिखा हुआ है, बलून्स फिल्ड विथ हीलियम, ठीक, ऐसे बलून जो कि किससे फूले हुए हैं, हीलियम लगा के फूले हुए हैं। ट्रैवल वर्ब है, V1 है, मतलब प्लूरल है, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था बलून्स जो कि प्लूरल था, ठीक है। सो बलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। भैया आप जब हजार और मतलब 100 और 1000 बोल रहे हो तो माइल बोलोगे कि माइल्स बोलोगे, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट होगा या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होगा। कॉमन सेंस है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि आप हंड्रेड्स बोल रहे हो तो उसके साथ तो प्लूरल लगाओगे ना, तो माइल नहीं होगा, क्या होगा, माइल्स होगा। आंसर है इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। 89 bushfire have created havoc and exacerbated the conditions of animals in the forest। लिखा है कि जंगल की जो आग है ना उसने बिल्कुल हैवॉक क्रिएट किया है और उसने
एक्सेसबेट का मतलब होता है किसी चीज को बद से बदतर कर देना और खराब कर देना। उसने और खराब कर दिया कंडीशंस जानवरों के फॉरेस्ट में। तो लिखा है बुश फायर हैव। यार आपको सामने दिख रहा है कि बुश फायर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हैव क्यों यूज कर रहे हो? क्या यूज करोगे? हैज यूज करोगे ना। हैव तो प्लूरल के साथ लगता है, यहां तो फायर्स नहीं लिखा हुआ, फायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ योर लाइफ। यू विल नेवर, यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, रिग्रेट जो कि ये मॉडल था इसके बाद बेस फॉर्म आता है, तो रिग्रेट लिखा हुआ है। क्या रिग्रेट करना? दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये इसका ऑब्जेक्ट है। विथ योर लाइफ मतलब तुम कभी अफसोस नहीं करोगे इस बेहतरीन एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी के साथ, हैं? अपनी जिंदगी के साथ या अपनी जिंदगी में, मतलब क्या कहते हैं, तुम जीवन में कभी अफसोस नहीं करोगे। सो यहाँ पे विथ नहीं होगा, या तो बोलोगे इन या तो बोलोगे ऑफ, दोनों का सेंस अलग अलग हो, या इन भी यूज कर सकते हैं, ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ऑफ योर लाइफ मतलब अपनी जिंदगी के इस एक्सपीरियंस को, या अपनी जिंदगी में इस एक्सपीरियंस को, दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप लगा लो। आंसर ये होगा, यहाँ पे विथ नहीं हो सकता। 291, श्याम so good with weapons failed to find the words to tell him that everything he had done so far, all the compromises he had made had been for love। लिखा हुआ है श्याम so good with weapons, मतलब ये श्याम के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया है, फ्रेज है इनफैक्ट, कि श्याम जो वेपन्स के साथ बहुत अच्छा है। श्याम so good with weapons failed to find, ध्यान देना, फेल टू फाइंड। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं एडजेक्टिव क्लॉज केवल सेंटेंस को लंबा करने के लिए लिखा जाता है, तो इसका तो कोई काम नहीं। यहां देखो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है कि श्याम फेल टू फाइंड द वर्ड्स, मतलब श्याम उन शब्दों को नहीं ढूंढ पा रहा। टू के बाद V1 होता है, टू टेल हिम। श्याम शब्दों को नहीं ढूंढ पा रहा उसे बताने के लिए। क्या बताने के लिए? दैट एवरीथिंग ही हैड डन। देखो ही डन का मतलब है, इसको अगर आप खोलोगे तो ये बनेगा ही हैड डन। तो क्या लिखा हुआ है कि एवरीथिंग ही हैड डन सो फार। ध्यान दीजिएगा, ही हैड डन पास्ट है कि आज तक उसने जो भी किया है, ऑल द कॉम्प्रोमाइजेज ही हैड मेड। देखो हैड यहां पे भी है मतलब पास्ट है, हैड बिन पास्ट है, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पे पास्ट है। फॉर लव, वो प्यार के लिए। तो क्या कह रहा है कि श्याम उन शब्दों को नहीं ढूंढ पा रहा जिससे वो ये बता पाए कि आज तक उसने जो भी किया, जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस किए, वो सब प्यार के लिए थे। तो हमारे सेंटेंस में ना 4 वर्ब है। कौन कौन से वर्ब है ध्यान देना। सबसे पहला वर्ब है फाइंड। दूसरा वर्ब कौन सा है? दूसरा वर्ब है ही हैड डन। तीसरा वर्ब कौन सा है? हैड मेड। चौथा वर्ब कौन सा है? हैड बिन। 4 वर्ब है। अब आपका कॉमन सेंस है, ये वाला पास्ट है, ये वाला पास्ट है, ये वाला पास्ट है, तो डेफिनेटली ये वाला भी क्या होगा? पास्ट होगा। विच मीन्स यहां फाइंड नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? फाउंड होना चाहिए। ये तो हुआ एक तरीका सेंटेंस को पकड़ने का। अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पाए एग्जाम में, तो चलो इसका शॉर्ट तरीका भी बता देता हूं। क्या आप ये बात समझते हैं कि अगर आप टेंस कैरियर नहीं पकड़ पाए, इसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, फिर भी श्याम सिंगुलर है। अगर श्याम सिंगुलर है तो फेल कैसे होगा? ये तो V1 होता है, जिसका मतलब ये तो प्लूरल होता है। आप अगर इसको प्रेजेंट में भी रखना चाहते हो फिर भी फेल नहीं होगा। क्या होगा? फेल्स होगा। तो मिला जुला के एरर तो आप वहीं करोगे। हालांकि सोल्यूशन सही है कि फेल्स पे नहीं होगा, फेल्ड होगा। ठीक है। 292 लिखा है कि हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इतना तो आप सीख गए कि टू मच और मच टू में क्या डिफरेंस होता है। काफी वीडियोस में आ गए ये सवाल। मैंने पहले बताया था कि टू मच का इस्तेमाल कहां करते हैं, या तो एक नाउन के साथ या तो एक वर्ब के साथ। मच टू का इस्तेमाल कहां करते हैं? एडजेक्टिव के साथ। यही वाली बात थी ना, याद करो, ये वाला स्लाइड पिछले वीडियो में भी लगाया था। टू मच का इस्तेमाल कहां करते हैं? नाउन के साथ, वर्ब के साथ। मच टू का इस्तेमाल कहां करते हैं? एडजेक्टिव्स के साथ, एडवर्ब के साथ। मतलब आपको तो ये सिर्फ ये पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है टू मच पेनफुल, इसमें पेनफुल क्या है। अगर ये नाउन या वर्ब है तो टू मच होगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो मच टू होगा। कॉमन सेंस, इसमें फुल लगा हुआ है। अब जल्दी से बता दो ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव कैसे पता चलता है? मैं बोल रहा हूं ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या है? नाउन है, तो ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब ये वाला जो फुल लिखा हुआ है ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो टू मच की मच टू, ऑब्वियसली यहां पे क्या होना चाहिए? मच टू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू मच नहीं, मच टू। 293 पे बढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। लिखा हुआ है बैक्टीरिया आर। अब देखो, आपका दिमाग इस तरीके से काम करेगा कि बैक्टीरिया सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो फिर यहां आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए।
इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ऐसे नाउन्स जिनका एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं होता वो डिफरेंट बनते हैं। जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मेन, वुमन का विमेन, फुट का फिट, टूथ का टिथ, माउस का माइस, लाउस का लाइस, क्राइसिस का क्राइसिस, थीसिस का थेसिस। ऐसे ही में आप पूरा पढ़ लेना, मैंने पहले भी बताया है। यहां पे ध्यान देना बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, जिसका मतलब है ये बैक्टीरिया जो लिखा है ये अपने आप में प्लूरल है भाई साहब। इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, ये सिंगुलर होता है, जिसका मतलब ये है अभी जो लिखा है वो क्या है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा क्या? 100% लगेगा। इसका मतलब यहां पे तो कोई एरर नहीं है। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन प्रोड्यूस, कैन एक मॉडल है, उसके बाद बेस फॉर्म होना चाहिए। देखो बिल्कुल ठीक है, कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन लिखा हुआ है, ऑन इट्स ओन। मुझे एरर मिल गया, आपको मिला क्या? इट्स लिखा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहां से बनकर आया होगा? इट से। इट का ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अब आगे की बात समझना, अगर ये इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो इट का इस्तेमाल तो सिंगुलर के लिए किया जाता है, और किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए। मतलब निर्जीव चीज हो और सिंगुलर हो तो वहां पे इट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक बात बताओ यहाँ पे कि ये जो इट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बैक्टीरिया के लिए तो लेके आ रहे थे कि कौन अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकता है? बैक्टीरिया कर सकता है। और अभी जस्ट मैंने आपके सामने प्रूव किया कि बैक्टीरिया प्लूरल होता है। तो प्लूरल है तो इट्स कैसे लगेगा? क्या लगना चाहिए? देयर लगना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन देयर ओन। बढ़िया सवाल था। इट्स नहीं होगा, क्या होगा? देयर होगा। तो प्लूरल नाउन है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल है, प्रोनाउन भी प्लूरल है। 294 लिखा है गुरु इज समवन who does not charge you a fee because someone who is tied in greed couldn't release you। लिखा हुआ है कि गुरु वो आदमी होता है जो आपसे फीस चार्ज नहीं करता, क्योंकि एक आदमी जो कि खुद लालच में बंधा है वो आपको रिलीज नहीं कर सकता। अब मुझे शक की भरी निगाह से मत देखना, मैं टीचर हूं, मैं गुरु नहीं। गुरु बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है? मैं गुरु नहीं हूं, मैं टीचर हूं, ठीक है? मैं शिक्षक हूं, मैं सैलरी लेके काम करता हूं, पैसे लेके पढ़ाता हूं, ठीक है? लिखा हुआ है गुरु इज समवन हु डज नॉट। तो गुरु यहाँ का सब्जेक्ट था, उसके लिए इज आया, कोई एरर नहीं है। समवन हु डज नॉट, हु का एंटीसीडेंट कौन होगा? समवन। समवन सिंगुलर होता है तो देखो इसके बाद डज लिखा हुआ है, अगर डू लिखा होता तो यहाँ पे एरर होता। इसके अलावा मैंने आपको कई बार बोला है कि डू, डज और डिड आपने जहां यूज कर लिया इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है। तो लिखा हुआ है हु डज नॉट चार्ज, चार्ज बेस फॉर्म है, बिल्कुल भाई साहब बेस फॉर्म है। इसका मतलब यहां तक तो कोई एरर नहीं है। हु चार्ज यू अ फी बिकॉज समवन हु इज, फिर से वही वाली बात है, हु के लिए इज आया, सिंगुलर है, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट कौन है? समवन, सिंगुलर है। हु इज टाइड इन ग्रीड कुडंट रिलीज यू। कुडंट यहां का मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है। पर मेरा सवाल यह है कि कुडंट होगा क्या? क्योंकि लिखा था गुरु इज समवन हु डज नॉट, डज तो प्रेजेंट टेंस है, चार्ज यू अ फी बिकॉज समवन हु इज प्रेजेंट टेंस है, इन ग्रीड कुडंट यू। तो भैया प्रेजेंट लिखो ना, कांट। कुडंट क्यों लिखेंगे? कुडंट तो पास्ट होता है, कोई सेंस नहीं था यहां पे। तो आंसर क्या होगा? हु कांट रिलीज यू, इन ग्रीड कांट रिलीज यू। 295 एंड सो फॉर द सेक्स ऑफ हिज सन ही रिमेन्ड एब्सोल्युटली काम। और इसलिए अपने बेटे के लिए, बेटे के भले के लिए वो बिल्कुल शांत रहा। तो लिखा है एंड फॉर द सेक्स ऑफ हिज सन। अब देखो ये आप कितना रीडिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 3 सेकंड में बनेगा या बनेगा ही नहीं। फॉर द सेक ऑफ होता है, फॉर द सेक्स ऑफ नहीं होता। किसी चीज के लिए कुछ करना, फॉर द सेक ऑफ, नॉट फॉर द सेक्स ऑफ। आंसर क्या होगा? फॉर द सेक। ये तो फिक्स्ड बात है, सेक्स नहीं सेक होगा। कितनी रीडिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 296 सच वॉज द एजुकेशन ऑफ द स्पार्टन्स, कि जो स्पार्टन्स थे ना उनका एजुकेशन ऐसा था विथ रिगार्ड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर किंग्स। लिखा है कि उनका एजुकेशन जो था स्पार्टन्स का किससे रिलेटेड? उनके सबसे महान जो राजा थे उनसे रिलेटेड। अब यहां पे लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर किंग्स। 2 रूल रिवाइज करा रहा हूं। पहला ये कि वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसी वीडियो में बताया है। तो देखना यहां पे किंग्स लिखा हुआ था जो कि प्लूरल नाउन था, तो वहां तो कोई एरर नहीं है। पर क्या मैंने पहले आपको नहीं बताया है कि देयर और देयर में डिफरेंस होता है? ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया, क्योंकि हर वीडियो में ये सवाल आता ही आता है। देयर एक एडवर्ब है या एक प्रोनाउन है ना? बताया था। देयर जो है आज की वीडियो में बताया कि ये एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर आप किसी सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बाद कोई नाउन लिखना पड़ेगा, जबकि आप देयर का इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था? देयर किंग्स।
किंग्स क्या एक नाउन है? डेफिनेटली एक नाउन है। इसका मतलब हमें यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए भाई साहब। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए तो ये देयर नहीं चलेगा। कौन सा देयर चलेगा? THEIR वाला। तो आंसर कौन सा होगा? THEIR वाला। क्लियर है? 297, वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स। वर्कर्स एंड कंपनीज देखना एंड से जुड़ा हुआ है, मिलकर प्लूरल हो गया। इन प्रीपोजिशन सेक्टर्स उसका ऑब्जेक्ट, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर स्किल्स टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स, लिखा हुआ है कैन कॉन्ट्रीब्यूट। कैन मॉडल है, उसके साथ बेस फॉर्म लगता है, लगा हुआ है। देयर प्लूरल है, किसके लिए आया है? वर्कर्स एंड कंपनीज के लिए आया है। तो ये तो प्लूरल था तो इसके लिए देयर आया है, कोई एरर नहीं है। देयर स्किल्स बिल्कुल ठीक है। टू मीट टू के बाद V1 इंफिनिटिव, कोई एरर नहीं है। सोसाइटी न्यू नीड्स, वही वाली बात हो गई जो इसके पहले हमने यूनिवर्स वाला पढ़ा था, यूनिवर्स अदर मेथड या ऐसा कुछ था, वही वाली बात हो गई ना। आप क्या बोलना चाहते हो कि वर्कर्स और कंपनीज जो है सारे सेक्टर्स के, वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने स्किल ताकि मीट कर पाए, ताकि बराबर में आ पाए सोसाइटी की जरूरतें। तो पोजीशन लिखो ना, तो क्या लिखना पड़ेगा? टू मीट द न्यू नीड्स ऑफ सोसाइटी। पोजीशन बनाओ इसका। सोसाइटी न्यू नीड्स क्या होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 298, नियर 800 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक अपडेटेड सैनिटेशन। लगभग 800 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में जो है उनको सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, मतलब साफ सुथरा उनके जो गंदगी होती है उसको साफ नहीं किया जाता, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है। लिखा हुआ है नियर 800 मिलियन। भैया नियर और नियरली में डिफरेंस होता है। नियर का मतलब होता है पास, ये स्पेस दिखाने के लिए एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे बोलो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडजेक्टिव लिख रहा हूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। जैसे आई लिव नियर हिज हाउस, मैं उसके घर के पास रहता हूं, ये स्पेस बताने के लिए होता है। नियरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। आप क्या बोलना चाह रहे थे? 800 लोगों के करीब, या मतलब 800 लोगों के नजदीक, अप्रोक्सीमेटली। आप फिगर बोलना चाह रहे थे, आप स्पेस तो बता नहीं रहे हो। तो जब आप फिगर की बात कर रहे हो तो नियर मत बोलो इसको, क्या होगा? नियरली 800 मिलियन पीपल। 299, दैट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। बहुत ही तगड़ा सवाल है। लिखा है कि दैट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा। क्यों? ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश में जिसमें टू का इस्तेमाल इन्फिनेटिव के सेंस में नहीं, टू का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के सेंस में किया जाता है। तो जब इसका इस्तेमाल प्रीपोजिशन के सेंस में होता है तो ऑब्वियसली इसके बाद V प्लस ING आएगा, विच मीन्स जेरेंड आएगा। ये उसी का केस है। तो केस क्या बनता है कि अगर आप लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल करें और इसके पहले आप किसी भी बी फॉर्म का इस्तेमाल करें, बी का मतलब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, तो हमेशा यहां पे मीट के जगह पे मीटिंग होगा, जिसका मतलब है जेरेंड आएगा। अब इस सेंटेंस को एसएससी ने जिससे फ्रेम किया था, ये थोड़ा सा एडवांस फ्रेमिंग था, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे। इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता था ये लिख के कि दैट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। इस सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करता तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि रूल क्या हो मैं बता देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में आप लुक फॉरवर्ड टू लिखोगे, बी यूज टू, बी का मतलब यहां पे बी वाला बी नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर है। इज, एम, आर यूज टू, इज, एम, आर गेट यूज टू, ऑब्जेक्ट टू, कमिटेड टू, एक्स्टम्ड टू, इनका इस्तेमाल करोगे तो इनके साथ हमेशा जेरेंड आता है, इनके बाद हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म आता है। ऐसे नहीं समझोगे, आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, पहले एग्जाम्स में पूछे गए सवाल, इनसे प्रैक्टिस करो, बेटर समझ में आएगा। एक बार आप ट्राई कर लो जल्दी से, मैं पानी पी ले रहा हूं। पांचों क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्या लिखा हुआ, शी इज एक्स्टम्ड टू डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा? शी इज एक्स्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बहुत सारे लोग यहां पे टू को देख के V1 लगाएंगे, पर आपको ये याद करना पड़ेगा कि इज एक्स्टम्ड टू के बाद हमेशा ING आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा ING आता है, तो आंसर क्या होगा? मीटिंग। ऑब्जेक्टेड टू के बाद हमेशा ING आता है, तो आंसर क्या होगा? फॉलोइंग। इज कमिटेड टू के बाद हमेशा ING आता है, तो आंसर क्या होगा? कंप्लीटिंग। इज, एम, आर यूज टू के बाद हमेशा ING आता है, तो क्या लगेगा? वर्किंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देख लो CGL, CHSL के, CPO के, MTS के पूछे हुए सवाल हैं, अपने मन से मैंने नहीं लेके आया, हर एग्जाम में इससे सवाल होता है। क्या रूल है फिर से सुनो। अगर आप लुक फॉरवर्ड टू को यूज करोगे, बी यूज टू को, बी मतलब इज, एम, आर यूज टू को यूज करोगे, गेट यूज टू को यूज करोगे, ऑब्जेक्ट टू, इज, एम, आर कमिटेड टू, इज, एम, आर
accustomed to, तो इनके साथ हमेशा जेरेंड लगता है। बी का फॉर्म कुछ भी आएगा उसके बाद ये एक्सप्रेशंस आएंगे तो हमेशा जेरेंड लगेगा, इसलिए यहां पे मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा। हालांकि एक क्वेश्चन देख के एग्जाम में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, यहां पे जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि दैट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से फ्रेम होता। यहां पे एसएससी ने थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है। एरर क्या है? मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा, आंसर मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक? है क्या सवाल हुआ ये? लिखा हुआ है फैंसी ड्रेस पिंक। भैया फैंसी क्या है? एडजेक्टिव। ड्रेस क्या है? नाउन। पिंक क्या है? एडजेक्टिव। तो कैसे लिखते हो? बॉय गुड लिखते हो क्या गुड बॉय लिखते हो? ऑब्वियसली गुड बॉय लिखते हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए? फैंसी पिंक ड्रेस। आंसर होगा फैंसी पिंक ड्रेस। बहुत ही सिंपल सवाल था। 301 लिखा ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाय बस। लिखा हुआ है कि वो ना बहुत ही नजदीक रहता है रेलवे स्टेशन के, ट्रेन स्टेशन के, लेकिन उसके बावजूद बस से ट्रेवल करता है। तो लिखा है ही लिव्ड, पास्ट में है, क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, कोई एरर नहीं है, येट फिर भी ट्रेवल्ड बाय बस, कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? नो एरर। 302 वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। हमें जो प्रॉब्लम्स है उनको खुद सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, इससे ऐसा नहीं कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है वी शुड सॉर्टेड आउट। आज ही के वीडियो में कितनी बार मैंने ये बात आपको बोली कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, बोला नहीं बोला? जिसका मतलब ये है सॉर्टेड आउट नहीं होगा, सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। आंसर होगा वी शुड सॉर्ट आउट। 303 डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। लिखा है कि डैन को मदद की जरूरत पड़ी, क्या करने के लिए? कि जो बहुत टाइट कोट उसने पहना था ना उसको उतारने के लिए। तो भैया कोट उतारने को कोट ऑफ हिम थोड़ी बोलेंगे, कोट ओ एफ एफ ऑफ वाला हिम बोलेंगे ना। ये बात तो आपने प्रीपोजिशन में, बेसिक प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा कि ओ एफ एफ ऑफ सेपरेशन दिखाता है। तो जब आप अपने ऊपर से कोट हटाने की बात कर रहे हो, सेपरेशन की बात कर रहे हो, तो कोट ऑफ बोलो ना, ओ एफ एफ वाला ऑफ बोलो। तो आंसर क्या होगा? डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, ओ एफ एफ के साथ। आसान सवाल था। 304 द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। जो पोस्टमैन है वो डिलीवर करता है लेटर घर घर जाकर हाथों से। जब कोई चीज हाथों से डिलीवर की जाए ना, उसको हम लोग थ्रू हैंड नहीं बोलते, उसको हम लोग बाय हैंड बोलते हैं। पिछले साल तक जब किसी का सिलेक्शन एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट में होता था ना, तो कहते थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट करो, ऑफलाइन भेजो। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जब पता किया तो पता चला कि ऑफलाइन उनका जो डॉक्यूमेंट था वो पहुंचा ही नहीं एसएससी ऑफिस तक। तो वो क्या कर रहे थे? वो बार बार जाते थे और जाकर अपने हाथ से डिलीवर कर आते थे। तो क्या लिखते थे वो मेल में कि आई विल बी डिलीवरिंग माई डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड। हाथों से किसी चीज को डिलीवर करना बाय हैंड कहलाता है, थ्रू हैंड नहीं, हाथों के द्वारा नहीं, हाथों से। सो बाय हैंड होता है वो। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, याद कर लेंगे आप, नोट कर लेना। 305 लिखा है शी वॉच्ड, वॉच्ड यहां पे V2 है, मतलब सेंटेंस का टोन शुरुआत में पास्ट सेट हुआ है। शी वॉच द थीफ, उसने चोर को देखा। हु किसके लिए आ रहा है? चोर के लिए आ रहा है। हु स्टील द पर्स इन द बस, जो पर्स चुराता है बस में। उसने चोर को देखा जो बस में पर्स चुराता है। देखो अब यहां पे मैं इसको दो तरीके से सुधार सकता हूं। पहला ये, अगर आप यहां पे इसको स्टील प्रेजेंट टेंस में ही रखना चाहते हैं तो बताना स्टील किसके लिए आ रहा था? हु के लिए आ रहा था। हु किसके लिए आ रहा था? थीफ के लिए आ रहा था। तो थीफ सिंगुलर है या प्लूरल है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये वाला सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो अगर इसके साथ वाला वर्ब सिंगुलर होगा तो स्टील क्यों बोल रहे हो? फिर स्टील्स बोलो ना, वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करो ना। तो क्या हो जाएगा? शी वॉज द थीफ हु स्टील्स द पर्स। दूसरा, अगर आप इसको पास्ट रखना चाहते हो फिर तो और अच्छा है, क्या कर दोगे? स्टोलन। शी वॉच द थीफ हु स्टोलन द पर्स इन द बस। उसने देखा उस चोर को जिसने पर्स चुराया था। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि उसने चोर को देखा जो पर्स चुरा रहा था, वो घटना चली रही थी, तो फिर आप इसको स्टीलिंग बोल दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो कि शी वॉज द थीफ हु स्टीलिंग द बस, हु वॉज स्टीलिंग द पर्स इन द बस। इसको वॉज कर दो
कि हु वाज स्टीलिंग द पर्स इन द बस, जो चुरा रहा था मैंने उसको देखा। किसी भी हिसाब से आप इसको स्टोलन कर सकते हो, आप इसको स्टील्स कर सकते हो, हु वाज स्टीलिंग कर सकते हो, पर यहां पे स्टील नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 306 एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम। सबने घूर कर देखा। एवरीबडी स्टेयर्ड, एवरीबडी सिंगुलर है, इसके साथ स्टेयर्ड लगा हुआ है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। व्हेन कंजंक्शन है। मी एंटर्ड ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है। कहां घुसे, ड्राइंग रूम में घुसे। ये वाला सब्जेक्ट है, तो कब से मी सब्जेक्ट होने लगा? मी तो ऑब्जेक्ट है, आज की वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ा था हमने ये। तो क्या होना चाहिए, आई। सो व्हेन आई एंटर्ड, नॉट मी एंटर्ड। इससे सिंपल सवाल और क्या होगा। 307 लिखा है कि डैनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट अफार अ राइड है। लिखा है डैनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक, डैनियल बैठा अपने नई बाइक पे और चला गया एक राइड के लिए। तो वेंट अफार अ राइड थोड़ी होगा, वेंट फॉर अ राइड होगा ना। ये तो बहुत कॉमन इंग्लिश है, ही वेंट फॉर अ राइड। आंसर क्या होगा, वेंट फॉर अ राइड। 308 he used to reply that the only place for which he went was the town library। लिखा है used to reply, वो ये रिप्लाई किया करता था, that the only place कि केवल वो जगह, for which he went, for which जिसके लिए वो गया, वो था टाउन लाइब्रेरी। वो रिप्लाई करता था कि इकलौती जगह जिसके लिए वो गया, जिसके लिए वो गया कि जहां वो गया। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि सिर्फ वो जगह जहां वो गया। तो होगा he used to reply that the only place where he went। फॉर विच यूज करने का कोई तुक ही नहीं है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, वेयर ही वेंट। अगेन ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था। 309 वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। लिखा है वन कैन नेवर इमेजिन, कैन मॉडल है, इसके साथ बेस फॉर्म इमेजिन आया है। हाउ हॉट इट गेट्स कि कितनी गर्मी हो जाती है, इट सिंगुलर है, उसके लिए गेट्स आया है, बिल्कुल ठीक है। इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो। क्या ये रूल आपने पढ़ा है कि अनटिल, अनलेस और लेस्ट ये तीनों ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनके साथ कभी भी फिर से नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका यह मतलब है कि आप जब भी किसी सेंटेंस में अनलेस यूज करते हैं, अनटिल यूज करते हैं, लेस्ट यूज करते हैं, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इनके साथ फिर से नेगेटिव नहीं होगा। तो लिखा है अनलेस वन डजंट गो, डजंट गो नहीं, अनलेस वन गोज होगा। आंसर है यहां पे डजंट गो को हटाएंगे, जो कि गोज सिंगुलर है, सॉरी वन सिंगुलर है, हम गोज को सिंगुलर रखेंगे, हो जाएगा अनलेस वन गोज। 310 बोल रहा है वो पार्ट निकालो जहां पे ग्रामेटिकल एरर है। तो बेसिकली जैसे हम लोग पहले स्लैश देते थे ना, उसको अंडरलाइन कर दिया गया और कुछ नहीं। लिखा है आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। लिखा है कि मैंने कभी कोई गेम नहीं खेला ऑफ साइड दिस ट्रैक, इस ट्रैक के साइड में पूरे सीजन। सो आई हैव नेवर प्लेड में कोई एरर नहीं है। अब हम ऑप्शन से नहीं बनाएंगे, जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे। सो आई हैव नेवर प्लेड में कोई एरर नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक, ये थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग रहा है, चलो डाइसेक्ट करते हैं। आई हैव नॉट प्लेड एनी गेम, मैंने कोई गेम नहीं खेला, कहां नहीं खेला, इस साइड में ट्रैक का, तो उसको ऑफ साइड थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन साइड, ऑन दिस साइड, क्या बोलेंगे इसको, ऑन दिस साइड या ऑन द साइड ऑफ दिस ट्रैक, कि हमने ट्रैक के इस साइड में कोई गेम नहीं खेला, ऑन साइड ऑफ द ट्रैक। ये ऑफ साइड दिस ट्रैक का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी नंबर। सुधार कर क्या लिखेंगे कि ऑन साइड ऑफ दिस ट्रैक, कि ट्रैक के साइड में मैंने कोई गेम नहीं खेला। 311 लिखा है देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, कि वहां पे एक पूरी दुनिया है जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखती। सो लिखा है कि देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर, कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से। इज इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, टू द नेकेड आई होता है। जब कोई चीज आप नहीं देख पाते अपनी आंखों से, खुले आंखों से, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो उसको टू द नेकेड आई बोला जाता है, कि बैक्टीरिया आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। यू कांट सी द बैक्टीरिया फ्रॉम द नेकेड आई, नहीं, टू द नेकेड आई। ठीक है, तो फ्रॉम हटा के क्या होगा, टू। आंसर कहां है, फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम हटा के टू होगा। 312 लिखा हुआ है कि देयर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट टेबल। फिर से इसमें हमें ढूंढना है कहां एरर है, हम सीधा सीधा एरर ढूंढेंगे, बाद में ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है। लिखा है कि देयर आर 3 कप होल्डर्स,
यहां तो कोई एरर नहीं है। देयर से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो आगे आने वाला नाउन डिसाइड करता है सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो कप होल्डर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है तो यहां पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, कोई एरर नहीं है। प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स, क्या मैंने आपको पहले ऑन और इन में डिफरेंस समझाया है? बिल्कुल समझाया है। ऑन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के सरफेस की बात करते हो, इन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के अंदर होने की बात करते हो। अब बताओ, कबर्ड जब आप बोल रहे हो, अलमारी हम जिसे कहते हैं, अलमीरा कहते हैं, सो वो जो अलमीरा है आप उसके ऊपर रखोगे कप होल्डर्स को या उसके अंदर रखोगे? ऑब्वियसली सेक्रेटेरिएट में चीजें ऊपर नहीं रखी होंगी, हमारा ड्राइंग रूम नहीं है, वो अंदर रखी होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए कबर्ड्स के अंदर रखना होता है, उसके ऊपर नहीं। तो ऑन नहीं होगा, क्या होगा, इन द कबर्ड्स। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the manager told her that she should be a bit more careful while executed the orders of the company. The manager told her, मैनेजर ने उसे बोला, ठीक है, that she should be a bit more careful, कि उन्हें और चौकन्ना रहने की जरूरत है। यहां तक तो कोई एरर नहीं है, मैनेजर सिंगुलर था, V2 आया है। she should be, should बेस फॉर्म में उसके साथ बी लगा हुआ है, कोई एरर नहीं। should मॉडल है, उसका बेस फॉर्म बी लगा हुआ है, कोई एरर नहीं है। should be more careful, उन्हें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लिखा है while एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हुए, ठीक है। ही गॉट इंजर्ड, उसे चोट लग गई। वाइल क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करते हुए। सेंटेंस सही कि गलत, जल्दी बताना। ऑब्वियसली गलत। सही क्या है, पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा। अगर मैं इसको लिख दूं क्रॉसिंग द रोड, अब पढ़ो, ही गॉट इंजर्ड वाइल क्रॉसिंग द रोड, अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल ठीक है। क्या है ये? एक्चुअली रूल ये है, या रूल नहीं बोलूंगा, ये कॉन्सेप्ट ये है कि वाइल का इस्तेमाल आप 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स आईएनजी वाले वर्ड्स के साथ करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मूवमेंट को शो करता है जो कॉन्टिन्यूटी में है। विच मीन्स उसे चोट कब लगी, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो एक प्रोसेस के मिडिल में उसको चोट लगी। यहां क्या लिखा हुआ था कि मैनेजर ने उसे बोला कि तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। कब? जब तुम ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रही होगी। जब तुम ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रही होगी, तो बात वही है, इंजरी कब हुई, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। तो बात तो कंटिन्यूटी की हो रही है। अगर बात कंटिन्यूटी की हो रही है तो व्हाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर होगा या व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर होगा? कॉन्सेप्ट कहता है व्हाइल एग्जीक्यूटिंग होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 314 पे बढ़ेंगे। लिखा है आंवला जूस इज रिच विथ विटामिन सी। यार ये भी कोई सवाल है? कितनी बार हमने ऐसी चीजें देखी, आपने बहुत सारे एड्स में देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि जहां कहीं पे भी हम रिच की बात करते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं रिच इन, कि ये जो है ये विटामिन सी से भरा है, दिस इज रिच इन विटामिन सी, दिस इज रिच इन कैल्शियम। तो रिच इन होता है जिसका मतलब होता है भरा हुआ होना किसी चीज से। आंसर क्या होगा? इन होगा। 315, द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हार्श, द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट। लिखा हुआ है जो ज्यूरी है ना, जो जजेस हैं, वो खुश नहीं थे परफॉर्मेंस के साथ, और एंड वॉज क्वाइट हार्श, और ज्यूरी जो है वो बहुत हार्श थे, मतलब जो उन्होंने रिव्यू दिया वो बहुत ही ज्यादा था। अच्छा, ज्यूरी हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ जजेस को, इन केस यू डोंट नो, जजेस के ग्रुप को ज्यूरी कहा जाता है। और ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो उसको। अगर आप इसको एज अ यूनिट देख रहे हो तो ये सिंगुलर होता है। यहां पे हमें ये पता चला कि ज्यूरी खुश नहीं, मतलब सारे लोग खुश नहीं, तो ये तो एज अ यूनिट है, इसलिए ये सिंगुलर है। इसलिए देखना यहाँ पे हैज लिखा हुआ था, यहाँ पे वॉज लिखा, सॉरी यहाँ पे वॉज लिखा हुआ था, यहाँ पे भी वॉज लिखा हुआ था, क्योंकि ये सिंगुलर है। सो ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हार्श, ठीक है। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट, द सिंगर टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, ये सही है। नोट करना, एक ईडियम है टेक टू हार्ट, जिसका मतलब होता है बुरा मान जाना, टू गेट अपसेट। अपसेट हो जाना इज कॉल्ड टेक टू हार्ट। तो आंसर क्या होगा? क्रिटिसिज्म टू हार्ट। आगे बढ़ेंगे, 316 देखते हैं। लिखा है कि आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वाज इन ट्रबल, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प। लिखा है कि आफ्टर सीइंग दैट, देखो आफ्टर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद आईएनजी आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, आईएनजी आया है। लिखा हुआ है कि आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वाज इन ट्रबल, ये देखने के बाद कि श्रेया ट्रबल में, श्रेया सिंगुलर है उसके लिए वाज आया है, मुसीबत में होना इज इन ट्रबल, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल क्वाइटली, राहुल चुपचाप से, स्टेप्ड अप, राहुल चुपचाप से आगे बढ़ा मदद करने के लिए, कहीं कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 317,
फिर से हमें वो ढूंढना जिस पार्ट में एरर है। लिखा देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। भैया एट का इस्तेमाल किसी चीज की लोकेशन या पोजीशन बताने के लिए होता है। आप बोलना चाह रहे हो क्लास के अंदर, तो उसको इन बोलो ना। बच्चा वाला सवाल है, क्या होगा? देयर आर नो टेबल्स इन द क्लासरूम। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडेड इन अ गिफ्ट फॉर देम। लिखा है कि मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग ट्रबल, ये लिखने का तरीका है। हालांकि हैव का हैविंग जब आप पोजेशन होता है तो नहीं होता, पर मुसीबतों के लिए बोलते हैं आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, यूज किया जाता है ऐसे। तो लिखा है कि आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है गिफ्ट डिसाइड करने में, तो उसको इन डिसाइडिंग बोलो ना। डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट मतलब सेंस नहीं है। क्या होगा? आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट। मुझे परेशानी हो रही है किसमें? कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मुझे डिसाइड करने में परेशानी हो रही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 319। यू मस्ट बी हरी। इसका मतलब क्या होगा पता है? देखो मैं लिखता हूं, समझना। यू मस्ट बी अ डॉक्टर, मतलब तुम जरूर एक डॉक्टर होगे। यू मस्ट बी अ डॉक्टर। अब यहां लिखा है यू मस्ट बी हरी, तुम जरूर जल्दीबाजी होगे। कोई सेंस है? तुम जरूर जल्दीबाजी होगे। एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा था? तुम जरूर जल्दीबाजी में होगे। सो होना क्या चाहिए? यू मस्ट बी इन अ हरी। या फिर तुम जल्दी करो तो क्या लिखेंगे? यू मस्ट हरी, कि तुम जल्दी करो। इन दोनों में से आपको जो ठीक लग रहा है वो आंसर होगा, पर यू मस्ट बी हरी नहीं होगा। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 320 लिखा है कि बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम। लिखा हुआ है बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम। मैं आपको अपने एक प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि मच और वेरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तब मैंने आपको बताया था कि मच का यूज आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हो, जबकि वेरी का यूज आप पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हो। अगर यहां पे यह लिखा होता कि ही इज वेरी रिच, तो हम आंसर बिल्कुल ठीक करते। लेकिन चूंकि यहां पे रिचर लिखा हुआ है और कंपेयर किया जा रहा है, देखो जिम के साथ बोबो का कंपैरिजन किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां से हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं हटा सकते। अगर ये कंपैरेटिव फिक्स्ड है, फिर इसके आगे वेरी किसी हालत में नहीं लग सकता। तो आंसर क्या होगा? बोबो वॉज रिचर देन। आप यहां से वेरी हटा दो। अगर आप उसकी डिग्री बढ़ाना चाहते हो, इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, आपकी मर्जी, तो आप वहां मच लगा दो कि बोबो वॉज मच रिचर देन। ठीक है, वो भी सही होगा, पर किसी भी हिसाब से वेरी नहीं आ सकता। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं मच और वेरी के बीच का डिफरेंस, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन पे। 321 दे ऑल एक्सेप्ट शिरीन वर वेरी सैड। वो सारे के सारे लोग शिरीन को छोड़कर बहुत सैड थे। तो दे यहां का सब्जेक्ट है, उसके लिए वर आया है, कोई एरर नहीं है। ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, उसके लिए पार्टी उसका ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन, जो किसके द्वारा दिया गया था? गिवन टू द टीचर रिटायरिंग। ऐसे टीचर जो रिटायर हो रहे हैं उनको ये फेयरवेल पार्टी दी गई थी, यहां कोई एरर नहीं है। एंड हर इनडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड। लिखा हुआ है कि हर इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब अगर आपको कुछ महसूस नहीं होता तो आप इनडिफरेंट होते हैं। ठीक है, कि आपको कोई इमोशन ही महसूस नहीं हो रहा। लिखा हर इनडिफरेंस वर। अब समझना, इनडिफरेंस को आप काउंट कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ये इनडिफरेंस तो एक फीलिंग है, आप फीलिंग को कैसे काउंट करोगे? कभी खुशी को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब वर नहीं होगा, क्या होगा? वॉज होगा। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो। इनडिफरेंस एक फीलिंग है, फीलिंग कभी काउंट नहीं की जा सकती, मतलब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज हमेशा सिंगुलर होता है। इसका मतलब वर नहीं होगा, क्या होगा? वॉज होगा। यहां से वर को हटाइए, इसके जगह पे वॉज कर लीजिए। 322 he does not know how to draw quickly and straightly। लिखा he does not know, he सिंगुलर है तो उसके साथ does आया है, कोई एरर नहीं है। do does और did के बाद फिर से लिख दे रहा हूं, जब तक याद नहीं हो जाएगा लिखता रहूंगा। do does और did के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है। इसका मतलब does के बाद क्या आया है? no आया है, कोई एरर नहीं है। how to draw quickly, कैसे क्विकली ड्रॉ किया जाए? क्विकली किसके लिए आ रहा है? ड्रॉ के लिए आ रहा है। ये एडवर्ब है, ये वर्ब था, वर्ब के लिए बिल्कुल एडवर्ब आ सकता है। how to draw quickly and straightly, straightly नहीं भाई, straight बोलो। दो वर्ड हमेशा याद रखना, एसएससी बहुत पूछती है। एक है स्ट्रेट और एक है फास्ट। ये दोनों ना एडजेक्टिव भी होते हैं और यही दोनों एडवर्ब भी होते हैं, इसीलिए कभी भी इनके आगे एलवाई नहीं लगता। तो स्ट्रेट का स्ट्रेटली कभी नहीं होता, फास्ट का फास्टली कभी नहीं होता। बहुत फेमस सवाल है कि द फास्ट बॉलर बोल्ड फास्ट। यहां कहीं पे भी फास्टली नहीं है। बॉलर के लिए फास्ट आया था, पहले वाला द फास्ट बॉलर वो एडजेक्टिव था। बोल्ड फास्ट वो तरीका बता रहा है कैसे बॉलिंग की, एडवर्ब मैनर बता रहा है, वो भी फास्ट ही होता है। द फास्ट बॉलर बोल्ड फास्टली नहीं होता। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना कि स्ट्रेट एंड फास्ट
ये दोनों के दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं और सेम फॉर्म में होते हैं, तो ना स्ट्रेटली पॉसिबल है ना फास्टली पॉसिबल है। ठीक है, बहुत बार पूछती है एसएससी, इसलिए मैंने बता दिया। तो स्ट्रेटली नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेट। 323 he knows that he has no other option but to work hard। वो जानता है कि उसके पास और कोई और चारा नहीं है सिवाय कड़ी मेहनत करने के। तो ही के साथ नोज आया है, कोई एरर नहीं है। ही के साथ हैज आया है, कोई एरर नहीं है, सिंगुलर है। हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड, कहीं कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? नो एरर। शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। उसकी एक आदत है कि वो अपने जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। तो जब आप जरूरत से ज्यादा मतलब जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो स्पेंड बियॉन्ड वंस मीन्स कहा जाता है। ये एक ईडियम है जो कि फिक्स्ड है, स्पेंडिंग नहीं, स्पेंड। स्पेंड बियॉन्ड वंस मीन्स का मतलब होता है जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो ईडियम क्या है भाई साहब? स्पेंड बियॉन्ड वंस मीन्स। यहां क्या लिखा हुआ है? स्पेंडिंग अगेंस्ट। तो बताओ एरर होगा कि नहीं होगा? सही क्या होगा? बियॉन्ड होना चाहिए। 325 पे आते हैं। मदर सेड दैट इट वॉज क्वाइट ऑल राइट फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। लिखा हुआ है माता ने कहा, मदर ने कहा, मदर सेड पास्ट है, दैट इट वॉज क्वाइट ऑल राइट। वॉज है पास्ट टेंस में, कोई एरर नहीं। इट वॉज क्वाइट ऑल राइट मतलब ठीक है ये। फॉर हर, फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद हर उसका एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया हुआ है, कोई एरर नहीं है। टू गेट अपसेट, कोई एरर नहीं है। फॉर प्रीपोजिशन उसके साथ स्कोरिंग आईएनजी में लगेगा, लगेगा। आंसर नो एरर है, कहीं कोई एरर नहीं मिला। 326 She has not written a single novel by 3 years। यार बाय का इस्तेमाल तो एजेंट के लिए किया जाता है जिसके द्वारा काम किया जाए। हम यहां कहां टाइम लगा रहे हैं? लिखा है she has not written, she के साथ has लगेगा, कोई एरर नहीं है। has के बाद V3 आता है, कोई एरर नहीं है। she has not written a single novel, उसने कभी कोई एक भी नोवेल नहीं लिखा 3 सालों में या 3 सालों से। आप यही बोलना चाहते हो ना, तो क्या बोलोगे? in 3 years। she has not written a single novel in 3 years या फॉर 3 इयर्स, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। पर आप यहां पे बाय नहीं बोल सकते। बाय का मतलब होता है जिसके द्वारा काम किया जाए, उसके लिए बाय का इस्तेमाल होता है। वो तो इंसान के लिए आएगा, 3 इयर्स के लिए थोड़ी आएगा। आगे बढ़ेंगे, 327 पे आएंगे। लिखा है शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। लिखा हुआ वो एक बहुत ही जेनरस वुमन है। जनरस का मतलब होता है बहुत ही उदार हृदय, काइंड, ठीक है, बेनेवोलेंट। याद करो, सिनोनिम वाले वीडियो में पढ़ाया था। लिखा हुआ शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन, वो एक काफी उदार हृदय औरत है, काफी ज्यादा वो जनरस औरत है। टू हैव डोनेटेड, कि उन्होंने डोनेट किया, सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल, इतना बड़ा अमाउंट फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए। लिखा है शी इज क्वाइट अ जनरस। क्या मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वाइट और क्वाइट के बीच का डिफरेंस नहीं समझाया था? क्वाइट का मतलब होता है काफी, ये एक एडवर्ब है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। यहां क्या था कि वो एक शांत उदार हृदय औरत थी? नहीं, वो एक काफी जनरस औरत थी। आप काफी वाला सेंस बोलना चाहते हो, एडवर्ब लगाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? शी इज क्वाइट अ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वाइट नहीं क्वाइट। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। अगला सवाल फिर से पार्ट वाला है। आई टोल्ड राहु ऑन वेट फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप। बच्चा भी सॉल्व कर देगा। आई टोल्ड राहु ऑन वेट कि टू वेट? मैंने उसको बोला इंतजार करो, सो आई टोल्ड राहु टू वेट फॉर 2 hours। अगला, द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर, मतलब मीटिंग को 1 घंटे के लिए रोका गया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। क्यों? क्योंकि जो कमिटी मेंबर्स थे वो मौजूद नहीं थे। सो मीटिंग को रोका गया 1 घंटे तक। द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन। देखो, जब किसी चीज को रोका जाता है ना, तो उसको हेल्ड अप बोला जाता है। बेसिकली होल्ड अप का मतलब होता है टू स्टॉप। किसी चीज को रोकने को होल्ड अप बोला जाता है। खास करके मीटिंग या सेमिनार के सेंस में यूज करते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया, सो उसको होल्ड अप बोलते हैं। जिसको पास्ट करेंगे तो हेल्ड अप होगा, हेल्ड अपॉन नहीं। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है या फ्रेजल वर्ब बोल लो, क्या हो जाएगा? हेल्ड अप, नॉट अपॉन। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन पे हमारे वीडियो का। लिखा है नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। लिखा है नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल, ऑन प्रीपोजिशन, उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट टेबल,
इज किसके लिए आ रहा है? नो टॉकिंग के लिए इज आ रहा है, सिंगुलर है, एन एब्सोल्यूट रूल। अब आप बोलेंगे सर यहां पे टॉकिंग कैसे आया? ये वाला सेंटेंस सुना है कभी? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वाला सेंटेंस सुना है? इसमें स्मोकिंग मेन वर्ब होता है क्या? नहीं, इसमें स्मोकिंग सब्जेक्ट है, नाउन है। आईएनजी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जेरेंड है, क्योंकि ये सिंगुलर आदत की बात हो रही है, यहां पे इज लगा हुआ है। सेम सेंटेंस अगर हम इसको डाइसेक्ट करें तो क्या लिखा हुआ था? नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल, तो प्रीपोजिशन उसका पार्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इज एन एब्सोल्यूट रूल। क्या है समझना? नो एडजेक्टिव है, नाउन क्या है यहां का? टॉकिंग, बात करना। ये बात कर रहा है नहीं बोल रहा, बात करना, एक एक्शन की बात हो रही है, एक एक्शन का नाम है, जिसका मतलब है ये जेरेंड है। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये स्विमिंग जेरेंड है, वैसे ही टॉकिंग यहाँ पे जेरेंड है, ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? इज आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, आंसर क्या होगा? इज। तो होगा नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रहा और आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं। अगर डाउट है, यू आर इंडिपेंडेंट टू आस्क, आप सवाल पूछो, मेरे से जो बन पाएगा मैं उस तरीके का आपको डाउट क्लियर करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।